हेलो 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 हेलो। कैसे हो सब लोग? हाँ भाई, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? कैसे हैं सब लोग? और मेरे यकीनियंस, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। तो भैया, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेजर पोर्शन आज फिनिश, मतलब आज मेजोरिटी ऑफ चीजें फिनिश हो जाएंगी। अगली क्लास से इलेक्ट्रोलिसिस और छोटी मोटी चीजें करेंगे, वो देखना शुरू करेंगे। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, देश विदेश से जनता जुड़ चुकी है क्लास के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम लोग एबीसी पढ़ने वाले हैं। एबीसी ऐसे पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, एबीसी जानने वाले यहाँ पे देखते हैं। तो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिनिश हो चुका है। और कल की क्लास में बैकलॉग जिन लोगों का है भाई, बहुत जल्दी कंप्लीट करो यार इस चैप्टर में। कम से कम ये जो 4 लेक्चर्स में अगर कोई बैकलॉग है तो आज का लेक्चर प्लीज आप, मतलब सैटरडे संडे जल्दी से जल्दी बैकलॉग फिनिश करो इस चैप्टर में। ठीक है, चलो तो शुरू करें। कल की क्लास में हमने लास्ट में स्टार्ट किया था कंडक्टेंस वाला पोर्शन, और कंडक्टेंस वाले पोर्शन में हमने कुछ चीजें देखनी शुरू करी थी। हाँ भाई, केबीडी करेंगे। हाँ भाई, कल का जो बहुत ज्यादा कल का जो केबीडी है 50 क्वेश्चन वाला, वो आपको टाइम मिल जाएगा। आज आपको इवनिंग में नोटिफिकेशन आ जाएगा कल की टाइमिंग का क्या है, इवनिंग या लेट नाइट तक आ जाएगा, क्योंकि और भी कुछ क्लासेस होंगी तो उसका शायद चीजें एडजस्ट करके वो 2-3 घंटे का सेशन होगा, और वो कल बहुत कुछ करने वाले। ठीक है भाई, अगर सिलेक्शन सिलेक्शन चाहते हो ना, सिलेक्शन चाहते हो तो दो चीजों से प्यार करना शुरू कर दो। सिलेक्शन चाहते हो तो दो चीजों से प्यार करना शुरू कर दो। एक, अपनी स्टडी से, मतलब स्टडी मतलब दो टाइप की, लेक्चर्स देखना और प्लस सेल्फ स्टडी। और दूसरा, क्वेश्चन से। सर, स्टडी से अगर प्यार हो गया तो आपके अंदर नॉलेज इन्हांसमेंट होती जाएगी, और अगर क्वेश्चन से प्यार हो गया ना तो भैया आपका डर हट जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस कराने का मेजर रीजन यही होता है कि यार थ्योरी तो पता नहीं कितनी किताबों में कितनी सारी जगह दी गई होगी, कितनी सारी चीजें यूट्यूब पे 1 लाख वीडियोज मिल जाएंगी थ्योरी पे। लेकिन हाँ, थ्योरी के साथ साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, तो कल का केबीडी ना भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जब तक आपको स्टडी प्लस अपने क्वेश्चन से प्यार नहीं होगा ना, टेस्ट से प्यार नहीं होगा, तब तक आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते ही रहोगे, अपने सिलेक्शन से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करोगे ही करोगे। जो देखो, जो रिजल्ट वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस खूब सारे लगाते, खूब सारे लगाते। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ऐसी हालत हो जाती है ना कि उनसे टीचर्स भी डरते हैं कि यार अब इसको सारा कुछ करा चुका हूँ, कहाँ से लाके दूं क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी सब कुछ इसको आता है। वो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है, उसके लिए ऑलमोस्ट मतलब 200 में से 150 क्वेश्चन तो देखे दिखाए से होते हैं। ऐसा लगता है यार मैंने कहीं ना कहीं तो किया ही था, ये वाला इसके अंदर ये ट्विस्ट है, इसके अंदर ये ट्विस्ट है, इसके अंदर ये ट्विस्ट है। इतने सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना। दैट इज द पावर ऑफ, अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, स्टडी, सेल्फ स्टडी, लेक्चर्स प्लस क्वेश्चंस को, आपके सिलेक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। तो डरो मत, चीजों को फाइट करना है, क्वेश्चंस देने हैं, टेस्ट लेना है, चीजों से डरना थोड़ी ना यार। कल कौन कौन सा चैप्टर आएगा बेटा? मैंने बोला था हम फिजिकल केमिस्ट्री का आधा सिलेबस कर चुके हैं, 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, 7 चैप्टर हमारा चल रहा है। तो 6 चैप्टर टिल रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, हमने केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन, 6 चैप्टर्स हम लोग कल मिलके 50 क्वेश्चंस करने वाले। ओके, हाँ 50 क्वेश्चंस करने वाले। यस सर, आपको किसी को लगता हो कि अरे सर देखो, मतलब नाम हमने ऐसी केबीसी और किसकी, ऑब्वियस है ना, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस कराने का मेजर रीजन क्या होता है? हम लोग का मेजर रीजन यही होता है कि यार तुम साथ साथ यहीं पे इंपल्सिव होके ना, जैसे क्लास में क्यों क्वेश्चंस कराते हैं, डीपीपी दे देते, टीचर्स का कितना काम आसान हो जाता, थ्योरी पढ़ा के डीपीपी दे देता मैं, तुम जाके आराम से करते। लेकिन क्लास में क्वेश्चंस कराने का या हम लोग के साथ क्वेश्चंस करने का एक मेजर फायदा ये होता है कि आप विद इन टाइम करने की कोशिश करते हो, कि सर ने बोला है 60 सेकंड तो करते हैं, ट्राई करते हैं, होगा नहीं होगा अलग कहानी है। बुरा लगे अच्छी बात है ना यार, क्लास में बुरा लगे तो अच्छी बात है कि हाँ यार सर क्लास में आपने बोला, मुझे मेरे से नहीं हो पाया तो मैं आगे से और प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। तो चीजें करो भाई। ओके, चलो शुरू करते कल हमने लास्ट में स्टार्ट किया था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने कर लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का, कितने लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने को याद हो चुका है? कितने लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो चुका है? चलना भाई साहब, चलो मेरे साथ साथ लिख के देख लो। अगर एग्जाम हॉल में भैया अगर ये चीज लिख सकते हो विद इन सेकेंड, तो आपको समझो कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, सारा कुछ निकाल सकते हो। ये देख लो सर, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार
प्रकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर मांगो ऑल मिनरल वाटर, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला सिर्फ प्रभु हैं। यही था। उसके बाद क्यों आगे इंडिया, क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा, गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा। तो देख लो भैया, ऐसे करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैल्यूज याद नहीं करनी है। ये आपका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, इधर आ रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई साहब ये चीजें आप विद इन सेकेंड लिखने की कोशिश करो। लिथियम के पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा सर, ये आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सर चीजें छोटी छोटी और प्यारी प्यारी चीजें हमने कर रखी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जितनी बार लिख सकते हो लिख लो। सर आप इस चीज को विद इन सेकेंड लिख पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। छापा करके हमने याद रखा था कि सर गोल्ड, प्लैटिनम ये ऐसे मेटल्स हैं जो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, किसी एसिड से या किसी H+ को H2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, सबको पानी मांगना है, चाहे फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, जिद करो फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो। सर कोई नहीं सुनने वाला, क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में पानी के लिए गोल्ड फेंक कर पानी खरीद रहे। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मुझे कोई बता सकता है, ये बता सकता है कि सर सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज के लिए, सॉल्ट ब्रिज था, एक सॉल्ट ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज के लिए बात करेंगे। ऐसे तो सॉल्ट ब्रिज मंडे को जब इसका केबीडी होगा तो पता चलेगा, लेकिन हाँ सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो ये क्या करता था, मैं बोल सकता हूं क्या कि सर ये सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर लिक्विड जंक्शन को, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करता था, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करता था। तो भैया देख लो, तुम्हारे पास ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लेके आता हूं तो मुझे बताओगे ये इलेक्ट्रोलाइट की दो कंडीशंस थी, इनकी आयनिक मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी ऑफ A+ सर और B- का बताओगे, इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, किसका ज्यादा किसका कम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बताओगे। A+ और B- का इक्वल मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस देन होगा, बता सकते हो क्या होगा? आयनिक इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए सर, इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा चीज कि सर कोई पीपीटी ना बना दे, कोई प्रेसिपिटेट ना बना दे। तो ये सॉल्ट ब्रिज था सर। हमने कैथोड एनोड बैटरी का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, सब कुछ कर रखा था। और हम लोग अब आ चुके थे कहां पर, हम लोग आ चुके थे लास्ट क्लास में ई सेल, ई नॉट सेल, इक्विलिब्रियम, पता नहीं क्या क्या रिलेट करते चले गए, कैसे कैसे चीजें निकाली। और अब हम लोग आ चुके हैं कहां पर, तो हम लोग की लाइफ में आ चुका है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और कल मैंने कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को, मैंने कुछ चीजें रिवाइज करवाई थी। मैंने बताया था कि एक फिजिक्स का कंडक्शन होता है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, और एक केमिस्ट्री में कंडक्शन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्शन, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या है आपको ही पता है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका होता था। इलेक्ट्रोलिटिक में किसका कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन किसके कारण होता है, आयंस के कारण होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती, मेटल्स के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती, ओनली देयर इज नो चेंज इन केमिकल बॉडीज। बट यहाँ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, यहाँ होता है सर। यहाँ कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, इंपॉर्टेंट वन सर। फिजिक्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन केमिस्ट्री में टेम्परेचर बढ़ाओगे आयन का फॉर्मेशन बढ़ेगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, अपने पास बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें कल कर ली थी। कल हमने फिजिक्स की कुछ चीजें
रिलेट करी थी, आई होप सबको याद होगा। अभी फिर से एक बार याद दिला दूं सर एक चीज थी रेजिस्टेंस। अब भैया जल्दी जल्दी देख लो, रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस इसका यूनिट था, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख देते थे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आज के टाइम पे आपको पता है सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज नथिंग, रो को बोल देते थे, या फिर इसी का नाम होता था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी का नाम रखते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट देखोगे तो इसका यूनिट होता था सर ओम, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। ये चीजें करी थी, याद है। मैंने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर कल केमिस्ट्री क्लास में फिजिक्स का थोड़ा सा लॉजिक लगाया था। मैंने बोला था कि भैया एक काम कर देना, एक काम कर देना, रेजिस्टेंस का अपोजिट, कितना डिफिकल्ट चीज कल पढ़ा दी थी मैंने, मुझे भी याद करके डर लग रहा है, कि कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। सर इसका यूनिट कोई पूछ दे, इसका यूनिट कोई पूछ दे तो ओम इनवर्स लिख दीजिए, ओम इनवर्स लिख दीजिए, चाहे MHO लिख दीजिए और चाहे तो इसको साइमंस लिख दीजिए, एस से लिख दीजिए। रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होगा और रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। रेजिस्टिविटी के अपोजिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी, जिसको प्रोनाउंस करते थे कापा से प्रोनाउंस करते थे। इसका नाम भी हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका कापा की वैल्यू निकालने जाएंगे, अगर ऐसा यूनिट इसका निकालता हूं तो दिस विल बी सर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं साइमन मीटर इनवर्स। बाकी सीजीएस यूनिट लेंगे तो सीजीएस यूनिट आपको ही पता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। फिर हमने रिलेशंस निकाले थे। चलो एक बात बताओ, मैंने कुछ रिलेशंस निकाले थे, एक और फैक्टर पढ़ा था, 5 टर्म पढ़े थे कल, एक सेल कांस्टेंट भी पढ़ा था, एक सेल कांस्टेंट भी पढ़ा था। चलो भाई इसका फॉर्मूला बताना जल्दी से जल्दी, इसका फॉर्मूला बताना, जी स्टार, इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से जल्दी। सेल कांस्टेंट का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कल, जल्दी बताओ। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला मुझे आता नहीं, बताओ जल्दी। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला? 2 फॉर्मूले थे, एक सबसे बेसिक था L बाई ए, या फिर इसी को लिख देते थे R इंटू के, L बाई ए या फिर इसी को लिख देते थे R इंटू के। इसका SI यूनिट कोई पूछेगा, सर यहां इस टॉपिक में आज यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। SI यूनिट कोई पूछेगा तो मीटर इनवर्स, CGS यूनिट कोई पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिट्स में ही दिक्कत आने वाली है। आज जितना भी टॉपिक पढ़ोगे यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने इवन क्या किया था, इन 5 फैक्टर्स को, इनमें से 2 तो पहले फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, कल हमने 2-3 नाम और जाने, सेल कांस्टेंट जाना, और हम लोग यहां पे लिख सकते हैं R को बदले मैं जो ये फॉर्मूला लिखता हूं रो L बाई ए, या फिर इसी को लिखना चाहूं तो 1 बाई के L बाई ए लिख सकता हूं। यहां से मैंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूला, अब इसको याद करना है याद कर लो, लिखना है लिख लो, या फिर अब कोई बोले कि सर जी लिख दो, इसको क्या लिख दो, 1 बाई के लिख दो, L बाई ए लिख दो। सर जी का फॉर्मूला क्या होगा, के ए बाई एल। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अब रह नहीं गई हमारी लाइफ में, बहुत नॉर्मल चीजें। किसी को भी इसको याद करने की जरूरत नहीं कि बैठ के इसको रट रही है फॉर्मूले। ये सब कुछ आपको ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी का ध्यान रखिए, कंडक्टेंस का ध्यान रखिए, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। बस एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन यहां फॉलो करना है। अगर सर कंडक्टेंस या यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सर यहाँ पे भी अपने को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। अगर इधर सेंटीमीटर में सीजीएस है तो बाकी सब जगह भी सीजीएस ही लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। क्वेश्चंस देखोगे पता चल जाएगा, अभी तुम ही लोग करने वाले हो, इसका केबीडी शुरू करेंगे, पहले ये देख लो ये 4-5 चीजें, क्योंकि आज पूरी क्लास इसी के ऊपर चलनी है, इन्हीं 5 फैक्टर्स पे चलनी। चलो भाई, चलो एक काम करते हैं, हमारा केबीडी शुरू करते हैं।
हमारा केबीडी शुरू करते हैं, हमारा केबीडी शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्या होने वाला है, क्वेश्चंस देखते हैं क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन को देते देते मेरे हाथ कांप रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किसके कारण करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। बताओ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हो, बने क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या था? अब कोई, अच्छा एक वो कल किसी ने मुझे मैसेज किया, सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? भाई अगर इलेक्ट्रोलाइट तू इस चैप्टर में पूछ रहा है तो सॉल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से पढ़ाया था, अल्फा बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 टाइप्स बताए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। भाई कोई बात था, मतलब बेचारा वो बोल रहा था सर मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स, भाई इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप जाके सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ के देखो, जहां पे वेंट ऑफ फैक्टर है वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप की, एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें अल्फा की वैल्यू 1 होती है, इसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी परसेंटेज, लेकिन अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सर ये इस केस में अगर आप डिसोसिएशन करने जाएंगे तो सर आई की वैल्यू डायरेक्ट एन हो जाएगी, इस केस में जाएंगे तो आई की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा होगी। भैया ये देख लो, सर एसोसिएशन करने जाएंगे तो आई की वैल्यू 1 बाई एन होगी, और यहां पे जाएंगे तो आई की वैल्यू 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? तो भाई इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत पहले बता चुका हूं, बट ठीक है, हो सकता है उस बच्चे का बैकलॉग हो या जो भी है, प्लीज बेटा थोड़ा सा कुछ चीजें कनेक्टेड हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चीजें पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स में जो चीजें पढ़ोगे, वहां पे भी आएगा भाई। इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई पूछ रहा है, कोई सी ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे, एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्शन किसके कारण? बेटा अभी कुछ देर पहले बता रहा था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ आयंस के कारण होगा। यार क्या बात कर रहे हो? NaCl में इलेक्ट्रॉन कहां से कंडक्शन कर रहा है? NaCl टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा, तो सर इसमें आयंस होंगे ना, इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए इलेक्ट्रोलाइट्स में? वो तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स आता है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ए। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो होता है? आयंस का फ्लो होता है। कुछ लोग जो बी वाले लोग हैं और जो सी वाले लोग हैं, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए, सी वाले लोग, आयंस का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस फ्लो करते हैं, मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है, जिनका भी बैकलॉग है प्लीज भाई, जिनका भी बैकलॉग है ये चीजें थोड़ा कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज आपको आपको बाद में दिक्कत आएगी। आप अभी ने अब कोई पूछे एन क्या है, तो ये एक जादू है जो बीत चुका है बेटा। आप अगर लेट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं, आप लेट हुए हैं तो आप बस एक काम करिए, थोड़ा तेज दौड़ जाइए, थोड़ा फास्ट वीडियोस देखिए। अब ऐसा नहीं कि अरे सर इलेक्ट्रोलाइट तो पता ही नहीं आपने, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं ना यार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत डिफिकल्ट है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में? सेल कांस्टेंट हैज द यूनिट, सेल कांस्टेंट का क्या यूनिट हो सकता है? सेल कांस्टेंट का क्या यूनिट हो सकता है? सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है? जल्दी, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? आप देख लो, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सर जी स्टार को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, L बाई ए होता है या फिर R इंटू के होता है। अब किसी को लगे तो भाई कर ले, नहीं तो भाई अब L बाई ए का मतलब ही नहीं पता चल रहा। लेंथ का यूनिट अब इसमें सब सीजीएस में ही चल रहा है, तो लेंथ को भी सेंटीमीटर, एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो, आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अरे क्या बात है, 92.77%, क्या बात है यार, इतना हार्ड क्वेश्चन, गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत दिनों बाद आया है 90% से ऊपर, इससे ज्यादा आ चुका है। ठीक है, सेल्फी बनेगी बाद में जब 100% आएगा, अब अगला टारगेट 100% का है। ठीक है, हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना, ये क्या है भाई साहब,
ना ना, ये बहुत डिफिकल्ट चीजें पूछ रहे हो सर आप। ऐसे डिफिकल्ट चीजें थोड़ी ना पूछी जाती हैं यार, ऐसे डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछी जाती। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हुज सेल कांस्टेंट इज ए एंड रेजिस्टिविटी इज एक्स, बताओ जल्दी। जल्दी, कंडक्टेंस का बताना है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, कंडक्टेंस बताइए, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। पहले आप रेजिस्टेंस लिख के देख लीजिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा सर, रेजिस्टिविटी कितनी है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई एक्स। रेजिस्टेंस आ गया, कंडक्टेंस क्या होता है 1/r होता है क्या, तो 1/a इंटू एक्स हो जाएगा क्या, बस रेजिस्टेंस निकाल दो, रेजिस्टेंस का अपोजिट कर दोगे क्या हो जाएगा, आंसर क्या आना शुरू होगा देख लो अपने पास। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, हे भगवान हे भगवान। क्या किया, ये क्या था, ये कौन सा दर्द था भाई, कहां से कैसा, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स है ये तो, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री तो पढ़ा भी नहीं रहा था, ऐसा करोगे। ऑनलाइन जो ऑर्डर चप्पल किए हो है ना अपने पास, मतलब ये क्वेश्चन गलत करोगे। रेजिस्टेंस फिजिक्स का फॉर्मूला लगाना है, रेजिस्टिविटी दिया है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू ए दी थी, रेजिस्टेंस निकाल दिया एक्स इंटू ए, और जी इज जस्ट नथिंग, जी स्टार क्या, जी कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है 1 रेजिस्टेंस होता है, तो 1 अब ये देख लीजिए, एल बाई ए को ही शायद ए बोला गया है। ये केमिस्ट्री कब केमिस्ट्री बन जा रही है पता ही नहीं चल रहा है सब। हाँ, ये केमिस्ट्री कब केमिस्ट्री बन जा रही है पता ही नहीं चल रहा, कब सिलेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा पता ही नहीं चल रहा। क्वेश्चन गलत समझे, हड़बड़ी में गलत हो गया। कल टेंशन मत लो, कल 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा एग्जाम की तरह, ऑनलाइन पिटाई करने वाला हूं कल, अगर ऐसे कुछ हरकत करोगे तो। सारे चैप्टर्स रिवाइज करके आइएगा, 6 के 6 चैप्टर्स जो पढ़ रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं। अगर कोई बैकलॉग में ये वीडियो देखेगा तो बेटा वो जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। संडे क्लास नहीं लूंगा, कल होगा, ब्लंडर हो गया ये तो, ठीक है, पोल छूट गया कुछ भी, मतलब ये फिजिक्स नहीं आ रहा तुम लोगों को। रेजिस्टेंस आधा, मतलब यूनिट डायमेंशन आधा तो हमने ही खत्म कर लिया है, आधा पता चला फिजिक्स का, आधा रेजिस्टेंस पता चल रहा, वहां भी जाके पूछ रहे कि सर ये क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये बड़ी मुश्किल क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया भाई साहब, ये देख लेना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन के लिए भाई कैलकुलेटर यूज कर लेना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऑब्वियस है कैलकुलेशन पे टाइम मत वेस्ट करना एग्जाम हॉल में, कैलकुलेशन, ठीक है, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन पे टाइम मत वेस्ट करना। चलो यहां परसेंटेज अपनी सही करो, एक बोला कल का टाइम, भाई शुरुआत में बताया था कल का टाइम आपको नोटिफिकेशन में आएगा, आप तैयार रहिएगा, आफ्टरनून में ही होगा जब होगा। हाँ हाँ, एकदम आरसीबी बन चुके हो कि सर चाहे जितनी मेहनत कर ले, जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आएगा एकदम, जैसे ही अच्छा मैच आता है हम फेल हो जाते हैं सर। सिलेक्शन स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, मतलब कापा की वैल्यू दी हुई है 0.3568 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। व्हेन प्लेस्ड इन द सेल, कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है 0.0268 ओम इनवर्स दिया हुआ है। कोई पूछ रहा है सेल कांस्टेंट एल बाई ए की वैल्यू पूछ रहा है। एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही फॉर्मूला बनाया था, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए था, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन रो लिख सकते हैं और एल बाई ए, या फिर ऐसे लिख देता हूं ना, सेल कांस्टेंट हटाओ यार, सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला
अब सेल कांस्टेंट इज नथिंग L बाई ए था या फिर R इंटू के था, तो रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, लेकिन 1/G तो लिख ही सकते हैं। तो बस 1/G कर दो, 0.3568 डिवाइड बाई G की वैल्यू कितनी है 0.268। सर जी डेसिमल से डेसिमल उड़ा दीजिए, 268 से 10 से तो ज्यादा ही आएगा, 10 से ज्यादा ही आएगा, तो 10 से ज्यादा आने वाला ऑप्शन कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 से ज्यादा ही आएगा, सर कितना आ गया 353568 डिवाइड बाई 268। सर इसकी वैल्यू 10 से तो ज्यादा ही आएगी, 10 से ज्यादा आएगी, ऑप्शन टिक कर दीजिए। एग्जाम हॉल में बिना कैलकुलेशन किए आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बिना कैलकुलेशन किए हुए। वो कौन सा मीम वाला पोज नहीं है? है ना, छोड़ के लग रहा है हिमालय जाना पड़ेगा यार। मतलब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, गलती हो गई क्या? ना बता दो, ना तुम बता दो बेटा, गलती हो गई तो बता दो हम लोग वाला। आज मतलब हद ही कर रहे हो यार तुम लोग। एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सर आर की वैल्यू 1/G कैसे लिख दिया। हे महाराज, कहाँ थे आप, किस जंगल में भटक रहे थे? ये कुछ देर पहले लिखा था। बेसिक मैथ ये कहता है कि मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई साहब। भजन गाना शुरू कर देता हूं मैं। अलग ही लेवल पे चल रहे हो भाई तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आगे चलते हैं। आज की ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब इसमें पोल भी नहीं आना चाह रहा, जल्दी जल्दी बताइए। नेचर ऑफ कर्व ऑफ ई नॉट वर्सेज लॉग केसी। ई नॉट वर्सेज लॉग केसी का ग्राफ कैसा बनेगा? ई नॉट वर्सेज लॉग केसी का ग्राफ कैसा बनेगा? अरे कोई बात नहीं भाई, कोशिश कर, ठीक है। बस मेरा काम है डांटना, तो मैं डांटूंगा ही ना, छोड़ूंगा थोड़ी ही ना यार। ज्यादा उम्मीदें मैं भी रखता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि हाँ भाई बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। एक सैटरडे को क्लास लेने से पहले 4 बार पूछना पड़ रहा है कि संडे को टेस्ट तो नहीं है, संडे को टेस्ट तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि भैया क्वेश्चन हमें कराना है, प्रैक्टिस आपका होना है, रिवीजन आपका होगा। उसी बहाने 5-5, 10-10 क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था, तो भाई मुझे खुद को लग रहा था कि नहीं यार ये क्वेश्चंस भी कर लिए ना तो सबका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, सारा ऑलमोस्ट चीजें रिवीजन हो जाएंगे। क्या होगा, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। चलो भाई उम्मीद करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द स्ट्रेट लाइन। कुछ आत्मा आई भाई मेरी वापस। मुझे तो लगा कि छोड़ दो भाई, लग रहा है गलत जगह पढ़ाने चले आए। ठीक है, ओके चलो ट्राई करो। देखो भाई, चलो अब एक काम करते हैं। कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब एक काम करा जाए, अब शुरू किया जाए कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बाद जो मेजर चीज है, जो केमिस्ट्री है फिजिक्स से थोड़ी अलग, उसकी बातें करना शुरू करते हैं। और उसकी बातें करना शुरू करते हैं और देखते हैं भैया क्या है हमारी जिंदगी में। और यहां से हमारा केमिस्ट्री पोर्शन शुरू होता है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वो सारी चीजें आपने पढ़ी, वो फिजिक्स में भी आएंगी। लेकिन ये जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री के लिए हो रही है। एंड दैट इज नोन एज, सर इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी नोन एज लैम्डा एम बोलेंगे इसको, बार बार प्रोनाउंस करेंगे ऐसे लैम्डा एम। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग लैम्डा एम की तरह कि सर मोलर कंडक्टिविटी है। क्या होता है? तो सर कुछ नहीं, एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि जितनी भी कंडक्टिविटी है वो पर मोल कितनी होगी उसी को बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इन जनरल अगर लैम्डा एम का फॉर्मूला
फॉर्मूला कोई पूछे बेटा, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला शायद ही आपने देखा होगा कि सर क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर दीजिए, कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए, कंडक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए। अब सर ये रहा मेरा फॉर्मूला। लेमडा एम की बात करेंगे, लेमडा एम की बात करेंगे तो लेमडा एम जो बनेगा हमारा, जो लेमडा एम बनेगा वो सर लेमडा एम का फॉर्मूला। देखो कितना डिफिकल्ट है सर, फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट पता है क्या बन जाता है इसमें, यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान से देख लो भाई, मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं, कंडक्टिविटी अपॉन क्या कर देना, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया सर, मोल्स पर लीटर ले लो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी को बोल रहा है, मोल्स पर लीटर ले लो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी मतलब नॉर्मल अपने पास। ये देखो यहां पे यूनिट क्या आएगा सर, इसका यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स, या फिर अगर कभी कभी यूनिट लिखोगे तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पे यूनिट क्या होगा, यहां पे यूनिट देखोगे तो यहां पे यूनिट कैसा है, यहां पे यूनिट मोल्स पर लीटर है। देखो सर यहां पे यूनिट क्या है, इसका यूनिट मोल्स पर लीटर है। और ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना बेटा, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग, कंडक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेशन पर मोल पर लीटर निकालने को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन आपको एक रीजन बता दूं कि 1 लीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं बात करूं 1 लीटर की वैल्यू होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मैं मीटर क्यूब में बात करूंगा तो 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ये बात हम बहुत बार रट चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी अप्लाई करूंगा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आनी शुरू होगी। ये चीजें मैंने बहुत बार बता चुकी हैं कि 1 लीटर को क्या बोलते हैं, 1000 ml या 1/1000 मीटर क्यूब बोलते हैं। तुम बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। इस फॉर्मूले के 2 तरीके बनेंगे, क्या क्या सर, इफ अगर कापा की वैल्यू, के की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर में दिया है, अगर कापा की वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो देन लेमडा एम जब कैलकुलेट करने जाओगे तो सर क्या करोगे, K/C लिखोगे। नीचे क्या है, नीचे ऊपर क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर है, यहां क्या लिखोगे, मोल्स पर लीटर। बेटा ये लीटर ऊपर जाएगा, यूनिट डायमेंशन लगाओगे, ये लीटर ऊपर जाएगा। लीटर को कितना लिख सकता हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। लीटर को कितना लिख सकता हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। और यही मेरा क्या बन जाएगा सर, इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट्स का गेम ऑफ शुरू हो गया आपके लाइफ में। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या किया सर आपने, कॉन्सेंट्रेशन में मोल्स पर लीटर होता है, लीटर को ऊपर लेके गया और यहां पे वैल्यू क्या रख दी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसी को लगता हो कि नहीं सर ये फिजिक्स का, अरे सुन लो भाई, देख ले भाई, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से समझा देता हूं। लेमडा एम की वैल्यू क्या थी, K/C। तुमने इसको किस में पुट कर दिया, साइमन सेंटीमीटर में। C की वैल्यू किस में पुट करते हो, मोल्स पर लीटर में पुट करते हो। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ये देखो भाई, जिन लोगों का दिमाग थोड़ा कम चलता है या लगता हो कि नहीं सर इतना फास्ट नहीं सोच सकते, ये देखिएगा थोड़ा, ये देखिएगा थोड़ा, ये क्या है, मोल्स पर लीटर है, पर लीटर ऊपर जाएगा सर, ये लीटर हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। अच्छा अब आपने बोला कि सर एक काम करेंगे, सर लीटर को क्या लिख सकते हैं, लीटर को क्या लिख सकते हैं सर, लीटर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, लीटर को ऐसा लिख सकते हैं क्या सर। देखिए ना, यूनिट देखिए, ये कापा क्या बच जाएगा, साइमन इंटू 1000, और यहां पे मतलब जो भी कापा इंटू 1000, और ये मतलब नीचे कॉन्सेंट्रेशन, यहां क्या बच जाएगा, यूनिट क्या बच जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। साइमन ऐसे रहा, सेंटीमीटर का क्या बच गया, स्क्वायर, और नीचे क्या रहा, मोल इनवर्स। देख ले भाई, कोई बोले कि सर साफ, अगर जैसे ही आपका कोई बोले सर लेमडा, देख ले भाई, अगर यहां पे लेमडा एम किसने बोल दिया कि सर लेमडा एम K/C होता है, अगर इसकी वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स में रख दिया, इसकी वैल्यू मोल्स पर लीटर में होगी, तो सर शुरू कर दीजिए,
किसी ने बोला लैम्डा एम की वैल्यू निकालो, तो देखना अगला फॉर्मूला क्या बनता है सर, ये क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, सॉरी मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स इनटू लीटर अपॉन क्या लिख दूंगा, मोल। सर लीटर को मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में लिख सकते हैं, और वो कितना हो जाता है, वो कितना हो जाता है सर, 1/1000 हो जाता है, 1/1000 हो जाता है। लीटर को अगर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये 1/1000 लिख सकते हैं। और सर यहां देखिए ना, कापा इंटू कापा अपॉन सी इंटू 1000 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कहां से आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। कहां से आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन इज वेरी टफ, क्योंकि बहुत टफ है भाई। 1 लीटर को कभी तुमने क्या पुट कर दिया, 1 लीटर की वैल्यू कितनी पुट कर दिया। कोई बोले सर, एक बोल रहा है 1 लीटर कैसे दिखा। बेटा जब कुछ नहीं होता है, जहां कुछ नहीं होता है, होता ना, जब कुछ नहीं था वहां या तो भगवान थे, खुदा थे, कुछ थे, और नहीं अगर तुम्हारी क्लास में या कॉपी में कुछ नहीं होगा तो वहां 1 होगा, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा ना तो 1 ले लो। और क्या, ये 1 लीटर नहीं लिख सकते बेटा, क्या बात कर रहे हो यार, ये 1 लीटर हो जाएगा। और 1 लीटर को पुट कर दो, कभी 1000 पुट कर देना, कभी 1 लीटर को मीटर क्यूब में 1/1000 पुट कर देना। मुझे ये डेरिवेशन नहीं करवानी थी, लेकिन हाँ यूनिट डायमेंशन काफी स्ट्रांग है अपना, इसलिए मैंने करवा दिया। आपको मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपको कापा, अगर आपका कापा देख लीजिए, अगर आपका कापा साइमन मीटर इनवर्स में है तो सर लैम्डा एम का फॉर्मूला जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1000। सर रियल फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, लेकिन इसके 2 बने, क्यों, क्योंकि सर इसका यूनिट पे डिपेंड करेगा, यूनिट पे डिपेंड करेगा। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम के 2 फॉर्मूले आएंगे एग्जाम हॉल में, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सर लैम्डा एम k/c, एक बोल रहा साइमन इनवर्स आएगा। बेटा ओम इनवर्स को साइमन बोलते थे, कंडक्टिविटी है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। एनसीईआरटी में, हाँ बेटा एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया है। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये शॉर्टकट दिमाग में रखिएगा। आपको किसको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा, आपको लिखा हुआ है। कापा की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है, या अगर आप देखोगे इसकी सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है तो ऊपर 1000, अगर एसआई यूनिट है तो नीचे 1000 कर दीजिएगा। ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, ओम इनवर्स भी लिख दो, क्या दिक्कत हो रही है, मर्जी है। सर आपके लैम्डा एम का 2 वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा एम का 2 वैल्यू मिल जाएगा, करते रहिए, लैम्डा एम का 2 वैल्यू मिल जाएगा। ये है अपने पास लैम्डा एम की वैल्यूज, कापा की वैल्यूज, उससे लैम्डा एम कापा ये सब निकाल दो, यूनिट्स निकालते रहो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर 1 लीटर इतना हो जाएगा। श्योर हो? हाँ, अब सर मोलर कंडक्टिविटी से ही जिंदगी में चेंजेस आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी से ही जिंदगी में। इतना हार्ड सोच रहे हो, कितना हार्ड हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, कि सर कभी 1000 से, कभी नीचे 1000, कभी ऊपर 1000। बताओ कितना डिफरेंट, डिफिकल्ट है सेंटीमीटर और मीटर खोज पाना अपनी जिंदगी में। सर कंडक्टिविटी का यूनिट कुछ भी हो सकता है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अब किसी ने बोला सर मोलर कंडक्टिविटी तो कोई भी पढ़ा सकता है, आप मुझे बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहां गया, चलो मोलर कंडक्टिविटी तो कोई ही पढ़ा देगा, मोलरिटी वाला तो कोई ही बता देगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट होती है सर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता दो। भैया सुन लो, अब इसी बात पे मोलर कंडक्टिविटी पढ़ चुके हो ना, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भाई साहब इतना डिफिकल्ट शायद ही तुम लोग जान पाओगे। ये देख लेना, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं, और भाई साहब इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कहता है क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या लिखते हैं सर, ये कंडक्टिविटी अपॉन, इसको हम बोल देते हैं कंडक्टिविटी अपॉन, कंडक्टिविटी अपॉन सर इसको क्या लिख देंगे, नॉर्मलिटी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉर्मलिटी लिखते हैं। अगेन बेटा देख लो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, साइमन मीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। अगेन सर सेम फॉर्मूला अलग अलग तरीके से, सेम फॉर्मूला अलग अलग तरीके से चलेगा, सेम फॉर्मूला अलग अलग तरीके से चलेगा, और कुछ नहीं। ये देख लो
ये देख लो कितना डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूं। इसके भी दो तरीके हो जाएंगे, इसके भी दो तरीके हो जाएंगे। सर अगर कापा किसमें दिया हुआ है, साइमन मीटर इनवर्स में दिया है, तो लेमडा एम का लेमडा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, देन लेमडा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सर कापा अपॉन नॉर्मलिटी इनटू क्या कर देंगे 1000। सर डिफरेंस क्या है कि सर यहां यूनिट जो देखोगे वो क्या आएगा, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा। और यहां पे बात करेंगे तो कापा की वैल्यू अगर साइमन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देन लेमडा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k अपॉन 2000 अपॉन नॉर्मलिटी। इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है। अरे भाई तुम्हें याद करो, अब जिन लोगों ने फॉर्मूलाज ये चीजें याद हो, नॉर्मलिटी को क्या लिखते थे, नॉर्मलिटी इज नथिंग। सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, अगर आप चीजों को रिलेट करोगे ना बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं ये चैप्टर आपके अब टॉप मोस्ट चैप्टर्स पे चल रहा है। व्हाट इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज नथिंग एन फैक्टर, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। सर व्हाट इज लेमडा इक्विवेलेंट, देख तुझे कुछ नहीं निकालना। सर नॉर्मलिटी को लिख सकते थे कॉन्सेंट्रेशन इनटू एन फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन इनटू एन फैक्टर, और के बाई सी को ही तो क्या बोलते हैं, लेमडा एम बोलते थे। ये देख ले भाई, जिंदगी में बस तुझे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। ये देख लो लेमडा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सर मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर देना, मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड कर देना, एन फैक्टर से, आंसर आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट, इतनी डिफिकल्ट बातें, इतनी डीप डीप बातें चल रही हैं आज। अब क्योंकि बार बार बोल रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, मंडे से तो और ही अलग चलेगा। इतना डिफिकल्ट चीजें शायद समझने में दिक्कत आए उन लोगों को, खासकर जो कभी कभी पढ़ते हैं। जो लोग लगातार क्लास में बैठे हैं उनको पता है कि ये बहुत बड़ी चीज थी, कभी किस जमाने में किया था हम लोगों ने। अरे अब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, थोड़ा सुन तो लो। अभी दो तो फॉर्मूले बताए, उसी में तुम लोग न्यूमेरिकल जब आएंगे तो बोलोगे सर थ्योरी करा दो थोड़ा सा। अभी देख लो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बस यूनिट में डिफरेंस है, यहां पर मोल है सर, यहां पर इक्विवेलेंट है, वहां क्या था, पर मोल था। सर डिफिकल्टी देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है। यहां पे सर, यहां पे पर मोल आ रहा है, वहां पे पर मोल आ रहा है, सर यहां पे पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। और वो भी इतना निकालने की मेहनत कौन करेगा यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। सीधा सीधा इक्विवेलेंट, लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर कर दो, एन फैक्टर से डिवाइड कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत हार्ड चीजें चल रही हैं, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, तब इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है, आपको पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। पढ़ना शुरू कर दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना। मुझे किसने बोला बी पॉजिटिव, तो मैं हमेशा ऐसे ही बी पॉजिटिव रहता हूँ। मेरे से ऑफलाइन में कल किसी ने कुछ पूछा, मैंने कहा भाई सर की डिस्प्रेशन हो रहा है सर, कभी कभी लगता है सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा ये लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना डिस्प्रेशन होना, डिप्रेशन होना, लगना, ये चीज ना कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, ये जरूरी है। रीजन ये है कि इसी ये भावना अगर आएगी ना तो पॉजिटिविटी से देखोगे तो आपको लगता है कि और मेहनत करनी है। मैंने उस बच्चे से यही बोला कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें और मेहनत करनी है भाई, और ज्यादा मेहनत करनी है। ये जो डर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, तुम्हें और तेजी से भगाने के लिए आ रहा है, ठीक है ना, ये और तेजी से भगाने के लिए आ रहा है। तो कोशिश करो भाई। अब ये सब चीजें जिसको लगता होगा अरे सर कौन सी बातें कर रहे हो, ये जो लोग क्लास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मतलब उनको हंसी आ रही होगी, सर इतना क्यों सोच रहे। लेकिन मुझे पता है ना कुछ लोग इस पे भी सोच रहे होंगे, इस पे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई सर अच्छा एन फैक्टर। अब एक तो होगा, एक तो सोचेगा एन फैक्टर क्या होता है, हाँ भाई, एक पूछेगा एन फैक्टर क्या होता है। यार सर बेकार पढ़ाते हैं यार, कभी लिखे ये पता चला इसको और इसको सेम ही मान रहा है कि अच्छा एन फैक्टर ये वाला है, अच्छा एन फैक्टर अकेले लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, और जब एन फैक्टर लिखेंगे तो स्मॉल एन लिखेंगे। भैया अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो अब फिर छोड़ो, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि कैपिटल एन और स्मॉल एन बराबर बराबर है तो। मतलब कोई सोच रहा हो इस टाइप का कि हाँ भाई सर इतना क्या है, ठीक है, ये इधर इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, कहानी खत्म। फिर आप ना एनिमेशन देखिए, लेकिन हाँ पढ़ाई की नहीं, किसी और चीज के एनिमेशन देखिए। आपके लिए किसी और चीज की जरूरत है, दिमाग विकसित करने की जरूरत है, विकसित नहीं हुआ है। अगर एन और एन
मतलब हो सकता है मेरे दिमाग में ऐसे देख देख के ख्याल आ रहा है कि भाई कोई सोच, ठीक है चलो। तो बहुत डिफिकल्ट चीजें हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, सारी चीजें हो गई। तो चलो भाई अब आते हैं एबीसी शुरू करते हैं और आओ देखते हैं क्लास में अपने पास और क्या मिलता है। अब क्वेश्चंस की बारी आती है और मेरे प्यारे बच्चों पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, मैं उसको पहले करवाना चाहूंगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी के साथ एक ही दिक्कत है कि उसके न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन बेकार होती है। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम कैलकुलेटर यूज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैलकुलेशंस आज बहुत सारी करनी है तो कैलकुलेटर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज जितने न्यूमेरिकल्स करने सब में कैलकुलेशन है। तो मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ, कैलकुलेशन करवाने नहीं। थोड़ा बहुत होता, एक दो होता तो मैं बोलता कि हाँ खुद से करो, लेकिन आज बहुत सारे हैं तो ऑब्वियस आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जाके आप पढ़िएगा, सोचिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेशन दी है मोल्स पर लीटर में, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया, देख रहे हो एनसीईआरटी की बदमाशी, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, बोल रहा है रेजिस्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी निकालो और मोलर कंडक्टिविटी निकालो। रेजिस्टिविटी निकालो, मोलर कंडक्टिविटी निकालो, ठीक है। एक बोल रहा है कि सच में सर एन और कैपिटल एन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक बोल रहा नहीं है कैलकुलेटर, भाई साइड में कहीं मोबाइल पे कर ले या कहीं भी, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियस है भाई, ये बहुत बकवास से कैलकुलेशन लंबी चौड़ी चलेगी यार। इक्विवेलेंट और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भाई कैसे यूनिट सेम होगा यार, एक का पर मोल होगा, एक का पर इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, सब कुछ दिया हुआ है, क्या करना है, क्या करना है। चलो भाई शुरू करते हैं। अरे यार चलो सबसे पहले एरिया निकाल देते हैं। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू अपने पास, पाई आर की वैल्यू 1/2 लिखूंगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दूंगा, यही होने वाला है। तो भाई पाई 3.14 और डिवाइडेड बाई 4 करके निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया की वैल्यू ये आ गई। लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दी है। रेजिस्टेंस दिया है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये सारी चीजें दे दी गई हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है जिंदगी में, सर ये भी दे दिया है मोल्स पर लीटर। क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। अरे रेजिस्टिविटी क्या पढ़े हो भाई, रो एल बाई ये पढ़ा है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा। सर इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कैसे करवाओगे, सर वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 5.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया की वैल्यू देखोगे तो 0.785 डिवाइडेड बाय सर लेंथ जो होगा वो 50 सेंटीमीटर में होगा, और सर सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है तो ये आंसर भी किस में आएगा, ओम सेंटीमीटर में आएगा, ओम सेंटीमीटर में आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ 10 की पावर 5 नीचे आ जाएगा, अब गंदी कैलकुलेशन चलेगी, इधर 10 हो गया, ये 111 हो गया 5 से, तो अब कर लो कैलकुलेशन, 111 इंटू 785 8715, और ये 10 की पावर 3 गया, 10 की पावर 2 हो गया, तो 87.135 ओम सेंटीमीटर आएगा। इसका यूनिट जो आएगा, रो की वैल्यू आएगी इतनी आएगी। भाई कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, सीधी सी बात है। क्योंकि एक बोल रहा 1/2 कैसे किया, वेरी गुड डाउट, योर क्वेश्चन वी आर अ गुड क्वेश्चन। 1/2 क्यों हुआ, बिकॉज आई डोंट नो 1/2 कैसे हो गया सर, ये 2 से कैसे डिवाइड कर दिया, सपना आया था कर दिया।
कंडक्टिविटी निकालने जाएंगे, के की वैल्यू निकालने जाएंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालने जाओगे तो कापा की वैल्यू 1/रो आ जाएगी 1/87.135, और मैं इसको सीधा लिख देता हूं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो भी वैल्यू आए। मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाओगे तो आपको पता है ये सेंटीमीटर में है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन, तो 1/87.135 इंटू ऊपर क्या आ गया 1000, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू देखेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके निकाल दीजिए, सब कुछ ही निकल के आ जाएगा। 1000/87.135 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल्स टू, सर इसकी लेमडा एम की वैल्यू जो आएगी 229.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ये लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ गई, लेमडा एम आ गया। इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। अच्छा अभी पूछ रहा है 1/2 कैसे आया। ऐसा कैलकुलेशन नीट में नहीं आएगा, आई नो दैट नहीं आता है, लेकिन भाई एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी वाले का क्वेश्चन का क्या किया सकता है, एनसीईआरटी कैलकुलेशन को ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते। पता है क्या करेगा एग्जाम हॉल में, ये तीनों नहीं पूछ के सिर्फ ये पूछ लेगा। एक कैलकुलेशन तो करवा ही सकता है ना एग्जाम हॉल में, तो वो एक कैलकुलेशन करवा लेगा। एनसीईआरटी का डेटा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एक कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अब हार्ड है तो हार्ड है। एनसीईआरटी ऐसा कैलकुलेशन क्यों देता है, उसके पीछे का रीजन होता है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ऑब्वियस है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, ऐसे हवा में नहीं देता है। जैसे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं या बनाते हैं तो हम जानबूझ के कैलकुलेशन थोड़ा इजी रखते हैं। अगर हमसे बोलते तो हम क्या करते, इसको 50 कर देते, उसको 5 कर देते, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बताओ, बच्चे यहाँ इसका डाउट क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। उसको रेडियस पता ही नहीं है, तुम लोग डायमीटर का आधा बता रहे हो। तुम लोग समझ रहे यार, तो इतना बड़ा डाउट यार। रेडियस, व्हाट इज रेडियस, डिफाइन रेडियस क्या होता है। जो जो ये बता रहे हैं कि रेडियस लिखा है तो डायमीटर का आधा किया, उसको रेडियस ही नहीं पता। इतना हार्ड क्वेश्चन, हाँ डाउट क्लियर करने में लगे पड़े। चलो अब मुझे समझ में आता है एमआर सर का बीपी ऊपर नीचे कैसे हो जाता होगा। ठीक है, अब बताओ यार, कभी कभी खुद पे हंसी आ रही थी कि भाई किसको कहाँ। मैं तो ये सोच के चला कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, पर रेडियस है, रेडियस डायमीटर का आधा ले लेगा। नहीं नहीं, इट्स माय बैड। अगली क्लास से मैं एकदम चीज समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगेन एनसीईआरटी का है। जो लोग करना चाहते हैं ये बेटा बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, निकालिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अबे हो गया भाई, उसको एक्सप्लेनेशन मत दे यार, अब हो गया वो, तू समझ रहा है ना, मैं भी समझ रहा हूं। वो कौन है, कौन है जो डायमीटर पूछने आया, जल्दी क्या होगा। जल्दी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m, सॉल्यूशन ऑफ KCl एट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। सर क्या दिया हुआ है आपको, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इसका आंसर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर दिया हुआ है, m मतलब अब ये मत बोल देना भाई यार, अब मैं वही बोल रहा हूँ। अब इस चैप्टर के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम तक भाई अब मैं उम्मीद करता हूं जो लोग पढ़ रहे हैं कि मोल्स पर लीटर ये सब आता है, कोई ये मत बोल देना m का मतलब मोल्स पर लीटर कैसे आ गया। ठीक है, साइमन अपने पास ये देख लो, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 0.0248 है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। लेमडा एम का वैल्यू क्या लूंगा, तो सर ये साइमन सेंटीमीटर में है तो ऊपर क्या करूंगा 1000/c कर दूंगा। मेरा आंसर निकल के आएगा 0.0248
इंटू थाउजेंड अपॉन 0.20। अगर मैं देखूं तो कैलकुलेशन सॉल्व करने की जाऊंगा, 2 डेसिमल से, इधर 4 डेसिमल है तो नीचे कितना आ गया 2 डेसिमल, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई साहब 248/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या बात है यार, वेरी गुड। चलो हाँ, तो उसको निकालते हैं। कैलकुलेटर भाई मुझे ही पता है एग्जाम में अलाउड नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है ना, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने, तो यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करेंगे लगाने में, जहां नहीं गए वहां मैंने बोल दिया ना, तो मुझे ही पता है कैलकुलेटर अलाउड, मुझे क्यों बता रहा है भाई। लेकिन हाँ, अब दिन भर में 50 क्वेश्चन करने हैं तो वहां तो दिक्कत आएगी ना, इसलिए कैलकुलेटर बोला गया है कि कर सकते हो। एक बच्चा उसको समझा रहा है कि सर्कल में लाइन को बोलते हैं क्या, अब तुम उसको ये बताओगे कि सर्कल की एक लाइन को डायमीटर बोलते हैं, पता चला ये लाइन खींच देगा तो नहीं, उसको तुम नहीं समझा सकते ना बेटा, ये लाइन ये भी नहीं होगा ना, आपको ही पता है। ऐसे मत समझाओ, इतना एनर्जी मत वेस्ट करो तुम लोग अपना, वो समझदार है, वो समझता है क्या करना है। चलो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से अगेन एनसीईआरटी का है, अगेन एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का गेम है, सारा का सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन। मेरा पहली प्रायोरिटी यही है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और ये वाले के चांसेस और ज्यादा है। एनसीईआरटी एक साइज में दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि सर इसमें ना बहुत घुमा फिरा की बातें की गई हैं, है बहुत इजी सा न्यूमेरिकल, लेकिन घुमा फिरा की बातें करेगा। चलो निकाल के देखो, निकाल के देखो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो क्या? जल्दी कैसे करोगे, निकालो। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर, बहुत लंबी चौड़ी बातें करी गई हैं सर। आप जब भी इस तरह क्वेश्चंस करते हो ना, आप गिवन लिख लिया करो, कभी भी लगे तो ऐसे गिवन लिख लिया करो कि यार 1500 ओम्स दिया है, ठीक है, 1500 ओम्स दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट निकालना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज, हे भगवान, कंडक्टिविटी दी गई है कितना 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो सर अगर आप रो L/A निकालना चाहते हो या G स्टार निकालना चाहते हो, भैया ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसके चांसेस इसीलिए ज्यादा है बिकॉज ये एनसीईआरटी में। इतना इजी सा क्वेश्चन, ऑब्वियस है जिन लोगों को एग्जाम हॉल में जाओगे ना बेटा, ये इतना छोटू सा क्वेश्चन आपको पढ़ोगे अलग ही लेवल पे चले जाता है आदमी, लगता है कुछ भी निकाल रहा होता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1000, ये 1000 हो गया, 1000 हो गया, और ये 1000 कितना हो गया अपने पास, 2 0 गया, 15 इंटू 146 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो 10 की 1000, 10 की पावर 0 4 0 हो जाएगा। 15 इंटू 146, 15 इंटू 146 ऐसे तो हो जाएगा, 15 15 6 90, 90, 15 4 90, और 90 और 90, और 15 4 90, और 15 4 69, और ये हो गया 15 1 15, और 6 कितना हो गया 21, 21, तो डिवाइड बाई कितना आ गया, हाँ 32850 डिवाइडेड बाई 10,000, यही है ना। और डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, 3 जीरो नीचे आ गए, 2 जीरो उधर गए, 10 की पावर -3 था, इधर आया तो +3 नीचे आ गया, सर 3.285 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द आंसर है। 0.219, 0.146 था ना, कंडक्टिविटी इतनी दी हुई है, R इंटू के कर दिया, 0.146 है, 1500 से मल्टीप्लाई किया, 0.146 को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, 15 इंटू 146 बचा, 15 इंटू, यार क्या हो गया, 15 इंटू 146, अरे हाँ, अरे यार क्या किया मैंने,
कुछ और कैलकुलेशन कर गया, 2190 इंटू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 0 से 0 किया 0.219, हाँ ठीक है ठीक, मेरी कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेटर थोड़ा ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ मल्टीप्लीकेशन में ज़्यादा ही मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, हो जाएगा। तो बस ये है, यही है कैलकुलेशन, बस हो गया। चलो तो अब देखो ये हो गया सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब देख बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने की आदत शायद ना हो आप लोगों को, ये देख लो, शायद ना हो, ये देख लो। इस क्वेश्चन का पुल दे रहा हूं, करके देखो भाई, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं। सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, 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 रेजिस्टिविटी दी हुई है। सर आपको क्या निकालना है? कंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? कंडक्टेंस निकालना है। कंडक्टेंस निकालना है या क्या होगा? पुट करो। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5 दी गई है। 1 अपॉन रो की वैल्यू कितनी है? 54 इंटू 0.5, 54 अपॉन 0.5 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 27 हो जाएगा। 1 अपॉन 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 27 हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा? तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। क्या है? तो सर फॉर्मूले के साथ खेल रहे हैं, रटना कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला खेलना है, हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला खेलते रहो, उसी से आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में, अच्छा एक चीज बताओ, अगर सेम सेल है, फॉर सेम सेल, अगर मैं एक बात लिखवा भी देता हूं, फॉर सेम सेल, बैटरी सेम है, सेम सेल बट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते हो, तो वहां पे एक चीज याद रखना, अगर एक ही बैटरी के अंदर अलग अलग सॉल्यूशंस डालते हो तो याद रखना कि सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? सर ये क्या रहेगा? जी स्टार की वैल्यू क्या रहेगी? सर ये सेम रहेगी। मतलब कि सर जी स्टार, अगर मान लो ये एक बैटरी का एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन 1 है, तो सॉल्यूशन 1 का रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी ये भी किसके इक्वल होगा? जी स्टार के। एंड सर दूसरे सॉल्यूशन का भी R2 इंटू K2 ये भी क्या होगा? सॉल्यूशन 2 का भी क्या हो जाएगा? सर इक्वल हो जाएगा। तो अगर बैटरी सेम है तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि अगर बैटरी सेम है, अलग अलग सॉल्यूशन यूज करोगे तो R1 इंटू K1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू K2। ये एक पॉइंट आप चाहो तो आप इसको लगता है कि आप भाई इसमें लिखवाना है, इसमें लिखना है, आप ऐसे करके लिख सकते हो। अदरवाइज बैटरी सेम रहे तो आप ये ध्यान रखना कि सेम बैटरी में डिफरेंट सॉल्यूशंस डालते हैं तो उनका रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। रीजन की बैटरी सेम है, अलग अलग सॉल्यूशन डालोगे, अलग अलग सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस अलग होगा, कंडक्टिविटी अलग होगा, लेकिन यहां पे इन दोनों में देख लो, इसकी रेजिस्टेंस अलग, इसकी कंडक्टिविटी अलग, इसका रेजिस्टेंस अलग, इसकी कंडक्टिविटी अलग। R1 K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 K2 हो जाएगा। श्योर हो? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ऑब्वियसली कहने को तो सर क्वेश्चन में ही समझा सकते थे, बट एक पॉइंट ऐड करके रख लेना अपने नोट्स में। रीजन कि जैसे यहां पे देखो, एनसीईआरटी के साथ खतरनाक चीज क्या है? एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है ना, आजकल एनटीए वाले, क्या मैंने बोला, एनटीए वाले स्मार्ट हो गए, वो लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहते। वो देखते हैं कौन से क्वेश्चन में ज्यादा मतलब बच्चा फंस सकता है आसान सा, है आसान सा, लेकिन भाई साहब ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप एक बार टाइम लेके पढ़ के देखो और सोचो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे और एग्जाम हॉल में अगर गलती से पहली बार पढ़ने को मिल गया ना, मैं लिख के देता हूं, आधे लोग तो वहीं पे मतलब सो जाएंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। पढ़ के देखो, आप इसको एक बार आराम से पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, सोचो क्या है, आप पढ़ के देखो। अरे एनटी भाई साहब, हाँ एनएमसी वाले, एनटीए वाले, जो भी हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है? अपना तो एग्जाम, अब अपने को तो सिलेक्शन लेना है ना यार। मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। बैटरी में जब भी आप, बैटरी हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, देखो कितना कितना घुमाया फिराया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नहीं, एक ही बैटरी है जिसके अंदर पहले एक कंडीशन ली गई है, पहले एक कॉन्सेंट्रेशन ली गई है इतना,
और उसका रेजिस्टेंस कितना आया है, उसका रेजिस्टेंस कितने आया है 100 ओम। एनसीईआरटी की दिक्कत क्या है, वो बार बार फ्लक्चुएट करेगा। सर दूसरी कंडीशन, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है 0.02 एम लिया गया है और उसका रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू कितनी आई है 520 ओम आई है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मतलब इसका कंडक्टिविटी भी निकालना है और इसका मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है। लास्ट में क्या दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1, मतलब इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। सर देख लो, अब तो निकाल सकते हो, अब तो निकाल सकते हो। आप देखो इतना बड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज एग्जाम हॉल में, ऑब्वियस है आपको इतना, तो अभी सर इतना बड़ा, आप इसी को क्या करो आधे साइज में कर दो। एग्जाम हॉल में क्या होता है, एक साइड में होता है ना, आधे पेज पे होता है, तो आप इसको एक साइड में कर दो, देख के ही डर लगना शुरू हो जाता है कि अरे भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं, सारे डेटा को लिख दो, आपको ही पता चल गया है कि सर अलग अलग सॉल्यूशन है, बैटरी लेकिन क्या है सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, R1K1 इज इक्वल्स टू R2K2 और यहां से R1K1, R1 की वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू कितनी है 1.29, ये कितना हो गया, R2 की वैल्यू कितनी है 520 और इसकी K2 की वैल्यू निकाल दो। K2 की वैल्यू निकालने जाओगे 129 अपॉन 520 आ जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा। देख लो K2 की वैल्यू आ गई। अब किसने बोला लैम्डा m2 निकालो, तो लैम्डा m2 क्या होगा सेकंड सॉल्यूशन का, सर K2 इंटू, सर यहाँ पे मीटर में है तो नीचे क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन इंटू C2 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि नीचे यहाँ मीटर में दिया है। K2 की वैल्यू कितनी है 129, 520 दिया हुआ है, ये K2 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन बाद वाले कितनी है 0.02 इंटू कितना हो जाएगा 1000, सॉल्व करो, ये कितना हो गया 129 अपॉन 520 नीचे आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, 129 अपॉन, ये मेरा यूनिट होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया। ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की दिक्कत यही होती है, एनसीईआरटी में ये दिक्कत है कि भैया वो क्वेश्चन का लैंग्वेज, इसीलिए मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा के लेके आता हूं। मुझे पता है कि भैया यहाँ सामने वाला रो सकता है कभी भी, वो वैल्यू जितनी भी आए मुझे उस वैल्यू से मतलब नहीं भाई। मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम हॉल में ये आप लिख लोगे ना कॉन्फिडेंटली, आपका काम 2 मिनट का भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको लिख ही नहीं पाओगे तो एनसीईआरटी वाले मजे लेते रहेंगे तुमसे, क्योंकि ऑब्वियस एग्जाम में कुछ करना नहीं है। R1 आपको बोल इतना गंदा कैलकुलेशन, अरे भाई कैलकुलेशन को इजी भी कर सकता है। सेम एग्जांपल में बस वैल्यू क्या करे, आसान आसान डाल देगा, इसको 100, इसको 200, इसको 300, इसको 400, आप फंसे रहोगे। तो आप ट्राई करो क्वेश्चन को समझने की कि अच्छा लैंग्वेज ये बताया जा रहा है, ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है, ऐसे डराया जाता है, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो यहाँ पे देख लो, अब ये सर सेम सेल होगा, सेम सेल होगा तो इसके केस में ऐसे निकालेंगे। अब देख ले, सीधा सीधा निकाल सकते। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर आगे चलते हैं जल्दी। ये तो अब बैटरी, इसका तो बहुत इजी सा है, इसमें तो बहुत इजी सा है, आप बस कैलकुलेट कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए। बेटा अभी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज आप मूल कॉन्सेप्ट से आ जाइए। अगर आपने किसी भी रीजन से लेट ज्वाइन किया इस बैच को तो प्लीज आप मूल कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लेट आइए, थोड़ा पीछे से आइए, क्योंकि सब कुछ मतलब होता है ना, अभी ये चैप्टर बेटा बहुत मतलब हाई लेवल आ चुका है, जिनका पता ही नहीं हो मोलरिटी क्या होती है वो सब, तो उनके लिए अब थोड़ा सा प्लीज बेटा कोई दिक्कत नहीं। आप 2 महीने लेट हुए हैं, रिजल्ट आपका डूबा नहीं है, अभी भी 8 महीने बाकी हैं, तो प्लीज आप थोड़ा पीछे से तेजी से आइए बस। इसने मतलब हाँ कोई बात नहीं, अगर आप लेट आए हो तो इसमें हमारी भी गलती नहीं, ना ही आपकी गलती है, बस ये है कि आपने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, जो चीजें अपने हाथ में नहीं है छोड़ दीजिए। क्या करना है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है सर, सब कुछ दिया हुआ है, बस याद रखिएगा ये किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगा के रखना, मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाओगे K अपॉन मीटर में चाहिए तो ये क्या करोगे, यही पुट करोगे। K की वैल्यू किस में लेके आनी है, साइमन मीटर इनवर्स में। K कैसे आएगा, मैं एक काम करता हूं, K कैसे निकालूं। तो एक बात बताओ, रेजिस्टेंस इज नथिंग, रो L/A था सर, या फिर R इंटू के को हम लोग क्या लिखते हैं, L/A लिखते हैं। तो सर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/A A1 R आ जाएगा।
सर के की वैल्यू अब मैं चाहता हूं मीटर में निकल के आए, तो सर एल की वैल्यू भी किस में लिखूंगा, मीटर में लिखूंगा। मीटर में लिखूंगा तो 2.2 सेंटीमीटर है 10 की पावर -2। सर एरिया कितना लिखूंगा, 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 50। सर ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये गया तो इसमें कितना बच गया -2, और ये गया ऊपर तो यहाँ कितना हो गया 100। के की वैल्यू निकालने जाओगे 2 साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा। एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कैलकुलेशन आसान होगी। और अब लेमडा एम निकाल दो, के की वैल्यू कितनी है 2, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई 0.5 इंटू ये कितना हो गया 1000 हो गया क्या, ये कितना हो गया 1000 हो गया क्या, तो 1000 पुट कर दो, 1000 पुट कर दो, ये कितना हो गया सर 4। लेमडा एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन अच्छा 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 ओके ओके हाँ, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 2 भी तो है, ये 2 है, ये 2 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो के की वैल्यू 1 आ गई। 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू क्या कर दूं 1000 पुट कर दूं, सर ये 0.5 ऊपर गया 10, ये 2 हो गया सर 0.002 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आंसर आ जाएगा। लेमडा एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.002, क्या आ जाएगा सर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम हॉल में सी ऐसे निकालेंगे क्योंकि सर आपको एरिया सेंटीमीटर में दिया है, जानबूझ के दिया हुआ है, वो सेंटीमीटर में देने का यही मजे ले रहा है क्योंकि आपको ही पता है 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच 10 की पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर कर दोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हाउ मच 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। पुट करो वैल्यूज निकल के आएंगी, ये सारा के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू पुट करके लेमडा एम निकाल दिया। एग्जाम हॉल में ये कैलकुलेशन तो आएगी, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम हॉल में क्योंकि किसकी कैलकुलेशन आसान है। आप जो एनसीईआरटी वाली कैलकुलेशन देख रहे हो जिनको लग रहा है सर कैलकुलेटर, यहां नहीं करना, ठीक है, तो बस निकाल दे भाई कितना आंसर आया। इसका आंसर क्या आ रहा है सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ट्रैप हुए होंगे, देख लो बी आंसर आया बहुत लोगों का, भाई 1000 से डिवाइड करना है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, एक लास्ट क्वेश्चन करो खत्म करो भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए खत्म कीजिए, अब आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए और फिनिश कीजिए। क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टेंस निकालना है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकता है कोई, मतलब सर मजाक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो। मन में ये विचार अगर आ रहे हैं तो मत आने दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। काफी हार्ड है ये क्वेश्चन। बताइए सर नॉर्मलिटी दी है, अब एग्जाम हॉल में बताता हूं, क्वेश्चन बहुत इजी सा है। कंडक्टेंस क्या करना है, G इज इक्वल्स टू 1/r कर देना है। लेकिन एग्जाम हॉल में आदमी बैठा होता है तो उसको लगता है अच्छा सर ये किस लिए दिया है, इसीलिए कुछ तो काम होगा, कुछ लगा देते हैं। कुछ लगाना मत भाई, कुछ चीजें ऐसी ही दी जाती हैं। 1/420 कर दो, 1/420 करोगे आंसर आना शुरू हो जाएगा। जो भी आए 1/420 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 के आसपास आएगा, 2.4 के आसपास आ जाएगा। अपना कैलकुलेशन कर लो, 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा 1/, अरे जो भी आएगा। कोई बोले सर कैसे पता, अरे भाई तू एक काम करना, अब तुझे लगता है तो तू ऐसे डिवाइड करके देख ले यार, एक बार और कर, ठीक है। अब कितना हो गया 0.2 लेगा तो ये कितना हो जाएगा 480 हो गया, 400 840 हो गया तो ये 160 हो गया। अब करता रहे कैलकुलेशन, 1/420 आंसर क्या आ जाएगा ए। सर आपको 0.05 को लेके सोचना नहीं है, चलो बढ़िया गुड। चलो ये सब चीजें आ गई, तो रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई, मोलर कंडक्टिविटी हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई, सारी टाइप की चीजें कर ली। अब एक थ्योरेटिकल पोर्शन इसका देखते हैं। अब सत्संग चालू करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल थोड़ा 5-10 मिनट थ्योरी सुनते हैं, थोड़ा ज्ञान सुनते हैं, मजा आएगा, ठीक है। हाँ मजा आएगा, थोड़ा थ्योरी सुनते हैं, बहुत हो गया न्यूमेरिकल। अब थोड़ा थ्योरी पे आते हैं।
सर ये दोनों की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, सर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी की लाइंस है ये सारी की सारी, जो मैं यहाँ लेके आया हूँ वो एनसीईआरटी की लाइंस है, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है, मैं बस उसको तोड़ के दिया, मैंने तोड़ दिया है एनसीईआरटी में पैराग्राफ में, मैं इसका तोड़ दिया है। एक चीज याद रखिएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्यों सर? आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे, अगर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को एग्जाम हॉल में क्या लिख देते हैं? डाइल्यूशन लिख देते हैं कि सर अगर डाइल्यूशन हो गया, इंक्रीज इन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूट कर देते हैं, अगर डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन जब करते हो तो ऑब्वियस है कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टिविटी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? ध्यान सुनना, इसका रीजन क्या होता है प्लीज ध्यान सुन लेना बेटा, क्योंकि अब यहां से जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जहां भी एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा अलर्ट मोड पे रहिएगा। कंडक्टिविटी डिक्रीज करने का रीजन क्या होता है? जब आप डाइल्यूशन करते हो, तो डाइल्यूशन करते हो तो क्या करते हो? आप वॉल्यूम क्या कर देते हो? इंक्रीज कर देते हो। अब वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो इसका रीजन याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में दिया है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो याद रखना कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी को सर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। उसने क्या देखा कि सर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पहले मान लो, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरा कोई कंडक्टिविटी है, मान लो ये सॉल्यूशन है मेरा कोई, ठीक है। अब इसका अभी इतना वॉल्यूम है, इसमें कुछ नंबर ऑफ आयंस होंगे, मान लो 100 आयंस होंगे इतने वॉल्यूम में। मैं एक काम करता हूं, पूरा बॉटल फिल कर देता हूं, आयंस तो सेम रहे ना। अब आयंस बेचारे क्या हो गए सर? उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि सर अब क्या हो गया? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। पहले छोटे वॉल्यूम में थे, अब ज्यादा बड़ा वॉल्यूम कर दिया, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना शुरू होगा? डिक्रीज होना शुरू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रीजन एसर्शन और रीजन, एसर्शन और रीजन, ये कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। मोलर कंडक्टिविटी के साथ उल्टा होता है। क्यों? तुम बेसिक मैथ्स लगा देना। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुम लोगों ने? के बाई सी पढ़ा। के बाई सी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। कॉन्सेंट्रेशन यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब देख लो सर, डाइल्यूशन जब करते हो, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, के सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सर लैम्डा एम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देख लो सर, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। मैथमेटिकली भी बता रहा हूं आपको, मैथमेटिकली देखो कैसे प्रूफ हो रहा है। और यहां पे रीजन देखोगे तो रीजन भी एनसीईआरटी में लिखा है, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। भैया ये दो लाइंस कभी भी देखो, हो सकता है अब आदमी फ्यूचर नहीं जानता, लेकिन एक प्रिडिक्शन है अपने अंदर कि भैया अगर सामने वाले को एसर्शन रीजन पूछना होगा ना, इन दोनों का एसर्शन रीजन एक साथ करके पूछ सकता है कि सर दोनों का रीजन एक ही है क्या? नहीं सर, इसमें नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों का रीजंस अलग अलग ध्यान रखिएगा, दोनों का रीजंस अलग अलग ध्यान रखिएगा कि सर इसमें आयंस पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब होता है, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कितने वॉल्यूम में कितने आयंस हैं। मोलर कंडक्टिविटी का कोई मतलब नहीं, उसको किससे मतलब है? वॉल्यूम से। दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। आपको लगता है आप एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको ये पैराग्राफ में मिलेगा। यही चीज मैं तोड़ के लाया हूं, यही चीज मैं तोड़ के लाया हूं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकली देखो ना तो नंबर ऑफ मोल सेम रहे, बस वॉल्यूम बढ़ गया। अब सर ये बोलोगे फॉर्मूला से प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, फॉर्मूला से वो होगा। के की वैल्यू डिक्रीज होगी ना भाई, अरे के की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन अगर अब एक बोल रहा है कि सर के की वैल्यू डिक्रीज भी तो होगी, अरे भाई के की वैल्यू डिक्रीज होगी, मैंने कब बोला? लेकिन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, के की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी। एक बात बता, अगर मैं बोल रहा हूं कि दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन है अपने पास, एक की वैल्यू सर 0.02 से डिक्रीज हो रही है और एक की वैल्यू 2 से इंक्रीज हो रही है,
तो ऑब्वियस है ना, ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, 2 वाले का होगा। तो वो चीज ध्यान रखना, वो एक चीज ध्यान रखना अपने पास। सर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इंक्रीज करते हो कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो मैं लिख रहा हूं, अगर कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज या फिर इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, तो मैं आपकी लाइफ में एक चीज लिख रहा हूं, इसका इफेक्ट बता रहा हूं। सर कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी देख भाई जो वो लिखा था ना, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी एज नंबर ऑफ आयंस, देख भाई नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, एज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। और यहां पर लिख रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों सर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि सर टोटल वॉल्यूम, एज टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहां पे टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर सारी कहानी एक साथ लिख दी मैंने, सारी कहानी एक साथ लिख दी और कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे या डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, ये आपके शॉर्ट नोट में रीजन के साथ है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप सर वैसे रट लीजिए या फिर ऐसे देख लीजिए, मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया। अब ध्यान से सुनना एक चीज, इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन देखो, ये देखो ध्यान से, सर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। आपको एक लाइन बोली गई कि सर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते रहिए, कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज करते जाइए, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि लेमडा एम का फॉर्मूला ही ऐसा होता है। इसको डिक्रीज करोगे, इसको डिक्रीज करोगे, ये क्या होगा, बढ़ेगा, इसको डिक्रीज करोगे, ये क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज पढ़ी हम लोगों ने, यही चीज पढ़ी। अब देखना ध्यान से, सर एज अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो चला जाऊं, याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, या इसी को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि इसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। अगर कॉन्सेंट्रेशन, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाए, देन द मोलर कंडक्टिविटी value will be highest and known as, इस highest value को ही बोल देते हैं, and known as limiting molar conductivity। याद रखिएगा, अब यहां से एक नई चीज की शुरुआत होती है, जहां पे एक चीज खत्म होती है वहीं पे एक नई चीज शुरुआत होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट। सर अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाए, अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, लैम्डा एम बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच जाएगा। जीरो एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो पहुंच जाएगा। लिमिट का मतलब यही होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब उस टाइम पे आपकी जो वैल्यू होगी, इस मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट। सबसे कंडक्टिविटी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की, लैम्डा एम नॉट। देख लो, लैम्डा एम नॉट के बाई सी के साथ गेम खेलते रहो, ये हो गया लैम्डा एम की वैल्यू। कंसंट्रेशन कम करते जाओ, एक टाइम आएगा लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। और यहां से एक नई चीज आती है, वो है क्या कि सर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है, आप देखोगे इनके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, लिमिटिंग माइनस स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। मतलब ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखोगे तो इसकी फ्लक्चुएशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आपके पास ना
बहुत सिंपल चीजें होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जाके टूटेगा। बी क्या है? बी इज अ कांस्टेंट। बी क्या है? कांस्टेंट। और ये सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ फ्लक्चुएशन आती है। किसके लिए लिखा मैंने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखोगे तो लेमडा एम की वैल्यू किसके इक्वल होती है? लेमडा एम नॉट बी अंडर रूट सी। इसी को बोलने को अब बोलने को बोल देते हैं, पता है क्या बोल देते हैं? डेबाई हकल होनसेंगर इक्वेशन। अबे कोई जरूरत नहीं, मतलब नाम लेते लेते इस इक्वेशन को लिखना चाहोगे तो डेबाई होनसेंगर, भाई अब इसकी इंग्लिश भी भूल रहा मैं, होनसेंगर ही होता है हाँ इक्वेशन। अब इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई पूछ रहा है सर ये क्यों लिखा? अरे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आपको कैसे फ्लक्चुएट करेगा? कॉन्सेंट्रेशन 0 पुट कर दो सर, लेमडा एम की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? लेमडा एम नॉट के। हाँ जो भी है यार, होनसेंगर ऐसे कुछ नाम है। एक्चुअली मुझे डेबाई हकल तो इसलिए याद है कि हकल्स रूल था। डेबाई अपने पास डाइपोल मोमेंट में आता है और यार होनसेंगर का यूज अपने को लाइफ में आता नहीं जल्दी। ठीक है, क्या नाम है? अबे ऐसे मत, जो भी नाम हो यार वही नाम होना चाहिए, होनसेंगर ही होना चाहिए। अरे वही होना, डेबाई इक्वेशन जो तेरी, अब मुझे नहीं पता साइंटिस्ट का नाम, सेंगर ही था यार मुझे जहां तक याद है। अरे जो भी है वो तुझे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस बता दिया क्योंकि कोई किताब पढ़ेगा, मॉड्यूल पढ़ेगा, बोले अरे सर आपने नाम नहीं बताया, इतना इंपॉर्टेंट चीज ये बताया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या हो गया कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखोगे लेमडा एम नॉट बी अंडर रूट सी। अब ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये आपने इक्वेशन लिख दी। और अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाता हूं लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी का, बताओगे ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लाइट्स में क्या होगा? ओपेनहाइमर। अब भावनाओं को समझो यार, होनसेंगर पेंगर के चक्कर मत पड़ो यार, ठीक है। हाँ अब जब डब्बा करके याद करो। अब यार ये इसको मतलब रखो, क्या होगा सर? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के साथ हमारा ग्राफ कैसे रिलेट करेगा? ये वैल्यू कितनी होगी? लेमडा एम नॉट। और ये ग्राफ अंडर स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? माइनस बी। तो आपसे एग्जाम हॉल में ये पूछा जाएगा, कोई बी की बात करेगा भी नहीं आपसे कि बी की वैल्यू क्या होगी, वो कांस्टेंट है, वो छोड़ दो, वो तुम्हारे भी सिलेबस में है भी नहीं उसको निकालना। तुमसे बस ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मोलर कंडक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे फ्लक्चुएट करती है? तो अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे फ्लक्चुएट करती है? स्ट्रेट लाइन। और सबसे इंटरेस्टिंग सी बात, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, खूब सारा नखरे हैं, ये होगा ये होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई टेंशन नहीं, कोई इक्वेशन नहीं। लेमडा एम इज अंडर रूट, लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वीक इलेक्ट्रोलाइट में सीधा सीधा लेमडा एम किसके? अंडर रूट क्या हो जाएगा? सी के। डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बनाने जाओगे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में बनाने जाओगे तो सर क्या हो जाएगा? सर ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये किसका हो गया? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो गया। अब कोई ये मत पूछना भाई, पहली बता रहा हूं, जिन लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना पता हो, प्लीज आप घर पे एक बार सॉल्यूशन चैप्टर जरूर पढ़िए, क्योंकि मैंने पहले सब चीजें बता दी हैं। कोई ये मत बोल देना कि अरे सर चलो, कोई ये आप देख लो सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखोगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट सी आ जाएगा, अंडर रूट सी आ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट सीधा सीधा बात करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कभी कोई पूछ दे, मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग खुद से निकाल देना। सर अरे यार ग्राफ के क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, डोंट वरी। आपको ये थ्योरी ज्ञान है, थ्योरी का ज्ञान है। थ्योरी का ज्ञान क्या बोल रहा था कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, थ्योरिटिकल ज्ञान क्या बोल रहा है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? सर कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। भाई मोलर कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होगी? उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये कैसा चल रहा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चल रहा होगा।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चल रहा होगा। ये देख लो अपने पास कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये देख लो, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कि ए और बी को मैच करके दिखाओ, ए और बी को मैच करके दिखाओ कि ए और बी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ए और बी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ए क्या होगा सर, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ए क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ए क्या हो रहा होगा, ए क्या हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा सर, ए किसका होगा, इतना पता है कि सर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ए क्या होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और बी क्या होना चाहिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर आप HCl स्ट्रॉन्ग है सर, हो जाएगा, लेकिन NaOH क्या है, वीक है सर, स्ट्रॉन्ग है तो ये नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। हाँ ये देख लो, HCl स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार ये ग्राफ ऐसा चलेगा, स्ट्रॉन्ग ऐसा और वीक ऐसा, तो इसके केस में ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा सर, श्योर हो। अरे डन, देख लो, चलो एक क्वेश्चन करो भाई, एग्जाम हॉल में जो आएगा वो क्वेश्चन करके दिखा दो, मुझे आता भी नहीं, जल्दी से जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। मोलर कंडक्टिविटी √C के साथ ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, √C के साथ ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, मोलर कंडक्टिविटी √C के साथ ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, बताओगे क्या आंसर आएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे फ्लक्चुएट करेगी तो बताओगे क्या आंसर आएगा, कैसा आंसर आएगा। जल्दी, क्या आ जाएगा, ये किसका होगा, HCl का होगा क्या, नहीं, NaCl का होगा क्या, नहीं, KNO3 का होगा, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर, ये किसका ग्राफ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा देख लो, डी इज द करेक्ट आंसर, हो गया। इसके क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्वियस है, ये सर मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस √C का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, तो आपको ही पता है क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट खोज दो, आंसर टिक कर दो, तो ये चीजें आ जाएंगी। सर देख लो, हम शुरू कहां से हुए थे, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से शुरू हुए थे, कहां तक आ गए, मोलर कंडक्टिविटी पे आ गए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ लिया, उनके बीच के फॉर्मूले पढ़ लिए, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ लिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रेट लाइन फॉलो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉलो होता है, ये सारी चीजें हमने कर ली, ये सारी चीजें हमने कर ली थी, हो जाएगा सर। अब देखो किसने बोला कि सर एक बात बताइए, जो हाईएस्ट वैल्यू आती होगी, जो लेमडा एम नॉट आता होगा, यार वो चीज जो होगी वो हर एक बंदे के लिए अपनी अपनी होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालना चाहे, एक बहुत बेसिक सा इनऑर्गेनिक का एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंडक्टेंस की बात करें तो एक चीज होती है, एक सिंपल सा लॉजिक होता है, इनऑर्गेनिक का एक नोट करके कुछ बात बताना चाहता हूं। दो टाइप की चीजें होंगी, जैसे लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, आप लोग ऊपर से अगर नीचे आते हो तो लिथियम प्लस पे आओ, सोडियम प्लस पे आओ, पोटेशियम प्लस पे आओ, रुबिडियम प्लस पे आओ, सीजियम प्लस पे आओ। अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठे हैं, अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठे हैं तो सर ऊपर से नीचे आओगे, सर साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़नी होती है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, साइज इंक्रीज होता है सर, गैसियस फेज में ऊपर से नीचे आओगे साइज क्या होगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि सर एज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होंगे आपके, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है,
एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस जो होता है ना, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस में देखोगे तो हाइड्रेटेड रेडियस जो होगा सर वो क्या होता है, या कोई भी बंदा जितना हाइड्रेशन में जाएगा, एक थ्योरी होती है, पहले इसको समझ लो फिर हाइड्रेटेड रेडियस समझना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, पानी को अट्रैक्ट करने की पावर, पानी को अट्रैक्ट करने की पावर। खुद से देखना भाई, इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आपको वहां भी समझने को मिलेगा, वहां पे भी समझने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो लिथियम प्लस है और यहां पे सीजियम प्लस है। सर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन के नाम बोल के मैं लिख देता हूं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसकी हाई है, चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे सर, दोनों पे सिंपल सेम चार्ज है +1+1, लेकिन चार्ज डेंसिटी किसकी हाई है, लिथियम प्लस की। चार्ज डेंसिटी किसकी हाई है, लिथियम प्लस की। चार्ज डेंसिटी किसकी हाई है, लिथियम प्लस की। लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी हाई है तो ऑब्वियस है चार्ज डेंसिटी हाई है तो वाटर के साथ अट्रैक्शन कौन ज्यादा शो करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्शन कौन ज्यादा शो करेगा सर, वाटर का ना इस पे पहला लेयर बनेगा, फिर दूसरा लेयर बनेगा, फिर तीसरा लेयर बनेगा, फिर चौथा लेयर बनता चला जाएगा। जितना जो छोटा होगा ना बेचारा उतना ज्यादा पानी को खींच के अट्रैक्शन करेगा और उतना बड़ा बनता चला जाएगा। लेकिन सर चार्ज डेंसिटी यहां देखोगे तो ये बेचारा बेचारा अपने पास पहले से ही बड़ा है, थोड़ा सा रह जाएगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर हाइड्रेटेड रेडियस पे जाएंगे तो अपोजिट चलता है, मतलब ये गैसियस स्टेज के जस्ट अपोजिट चलेगा। अगर आप यही चीज एक्वस में लेते हैं तो लिथियम प्लस एक्वस में साइज क्या हो जाएगा, एक्वस में सर सबसे बड़ा लिथियम प्लस का हो जाएगा, फिर पोटेशियम प्लस, फिर आप ये अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा रुबिडियम प्लस। एक्वस में बात करेंगे, एक्वस में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुबिडियम प्लस, और ये क्या हो जाएगा, सीजियम प्लस एक्वस में। तो देख लो उल्टा हो जाएगा। रीजन क्या है कि सर आपको सीधी सी बात है, आपने जितना छोटा साइज था ना, जितना छोटा साइज था उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी हाई होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, एक ही +1 चार्ज यहाँ पे भी है, +1 यहीं पे है, डिवाइड बाई वॉल्यूम करेगा तो इसका छोटा वॉल्यूम है। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हो गया सर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सर देख लो तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, लिथियम प्लस की, तो खूब सारा पानी के साथ अट्रैक्शन करेगा, खूब सारा हाइड्रेशन करेगा, बहुत सारा हाइड्रेशन करेगा, इंथैल्पी भी ज्यादा रिलीज करेगा, ये इंथैल्पी कम रिलीज करेगा। ये क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस का सर साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर पानी में आपका साइज बड़ा है तो एक बात बताओ, खुद से बता दो, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, खुद से बताओ। आयनिक मोबिलिटी, साइज बढ़ेगा, अगर आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा रेडियस होगा, हाइड्रेटेड रेडियस होगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस होगा क्या। क्यों सर, सीधी सी बात है, हाइड्रेटेड रेडियस नहीं हो जाएगा। सर क्या क्या बात कर रहे हो, लिथियम पानी, सर गैस, देखो लिथियम के साथ क्या होता है, गैस में रहेगा तो छोटू रहेगा, जैसे ही पानी में घुसा खूब बड़ा हो गया, अब उससे घुसा ही नहीं जा रहा, टहला ही नहीं जा रहा, बोला भाई साहब पेट भर गया यार, कहाँ टहलूंगा, मोटा पड़ा हुआ है। लिथियम प्लस घर में सर गैसियस फेज में सबसे छोटा था, लेकिन जैसे ही पानी में घुसा, पानी में घुसते ही होता है ना कि भाई भर लिया उसने पेट, अरे भाई तगड़ा, अब उसके से चला ही नहीं जा रहा। आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एकदम डिक्रीज हो जाएगी, सर लिथियम प्लस चल ही नहीं पाएगा। तो याद रखना दो चीजें, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस जो पानी में जाता है वो जरूरी नहीं कि भाई सबका, मैं बस एक चीज दिखाना चाहता हूं कि भैया गैसियस फेज का ऑर्डर अलग, हाइड्रेटेड, क्योंकि यहां पे ना आयनिक मोबिलिटी भी पढ़नी होती है। जैसे सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी पता है किसकी होती है, चलो बताओ सबसे ज्यादा, एक नॉर्मल याद रखिएगा, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर अभी लिखवाऊंगा अभी एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ से, उसमें चार्ट से। आयनिक मोबिलिटी के पास आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टेंस की बात की जाए, याद रखना सबसे छोटू जो होगा H+, उसके बाद OH-, इसके बाद ही कोई आता है डैश डैश डैश। सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, मैक्सिमम कौन लेके बैठा होता है, H+ होता है, H+ चलता है। आयनिक मोबिलिटी में बात करोगे ना, H+ सबसे आगे चलता है, जिंदगी में सबसे फास्ट चलेगा भाई साहब, उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं बचा, वो एक ही काम कर रहा है, ठीक है। सबसे हाइड्रेशन, मतलब अरे नॉर्मल केस में सबको मिला दोगे तो अरे सीजियम मुझे सबके, अब एक तो एक नॉर्मल समझाया ना, आयनिक मोबिलिटी याद रखना सबसे ज्यादा किसका होता है, H+ का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, H+ का होता है। अभी देखना क्या बात करने वाला, एक्चुअली आज क्या करने वाले, एक बहुत ही खतरनाक सा लॉ बताने वाला। इतना खतरनाक सा लॉ है ना, शायद तुम्हें चक्कर आ जाए, इतना खतरनाक सा है, पता है, इतना डिफिकल्ट उसका स्टेटमेंट है, मतलब खुद को देख के डर लग जाए। एक तो नाम प्रोनाउंस करने में लोगों को टाइम लग जाता है,
कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या बोलता है ये लॉ? इंग्लिश पढ़ के देखो, क्या मजेदार लॉ है। इतना डिफिकल्ट लॉ शायद ही तुमने पढ़ा हो कभी, शायद ही तुम लोगों को फेस करने को मिला हो। इतना डिफिकल्ट लॉ है। क्या होता है ये, क्या होता है देखना एक बार। The law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contribution of anion and cation। भाई साहब मतलब ये इतना डिफिकल्ट लॉ है, ये बोल रहा है कि भैया अगर आप NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाएंगे तो ऐसे नहीं आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें Na प्लस का कंट्रीब्यूशन और इसमें लेमडा नॉट Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों की अपना अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर दीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। कितना डिफिकल्ट है ना भाई। देख रहे हो, अरे देख रहे हो विनोद कैसे कैसे काम करवा रहे हैं ये लोग। ये बोल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है, तो सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2, सर ये देख लो लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, लेकिन सर दो हैं तो इस केस में क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सर यहां पे 2 क्लोरीन का कंडक्टिविटी ऐड होगा। कहीं पे ऐसा लिखा हो मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूं तो मुझसे कोई पूछ दे AlCl3 पूछ दे तो मैं क्या करूंगा। सर देख रहे हो विनोद कैसे छोटी छोटी बातें कराई जा रही हैं, ये सब देख रहे हो कितना डिफिकल्ट रूल पढ़ाया जा रहा है। किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे सर? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कटायन का और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एनायन का। यहाँ दो एनायन है तो उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो। काफी हार्ड है। एक बोल रहा है फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कब कराओगे? बताओ यार, उसको ये सब आता है, बोल रहा है आगे पढ़ाओ। तुम लोग देखो यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। बच्चा बोला इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाइए सर, ये सब बहुत आसान सा है, बट थोड़ा इंतजार कर ले यार, आएगा टाइम, जब वो आएगा तब तो बोलेगा सर पीछे का नहीं आता। पढ़ ले भाई, चीजें हैं अभी तेरे हाथ में, ठीक है ना। इतना डिफिकल्ट अपने पास क्वेश्चंस कभी भी करने जाओगे, कभी भी किसने बोल दिया कि सर लेमडा m नॉट ऑफ सर वाटर का बता दो। अच्छा एक चीज बताओ, वाटर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? वाटर ऐसे जनरली न्यूट्रल होता है, मैं ऐसे बता दूं, वाटर की कंडक्टिविटी नॉर्मली अगर न्यूट्रल ऐसे वाटर रखा है ना तो वो ऐसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर ना बहुत कम आयनाइज होता है। वाटर की देखोगे, वाटर का पीएच कितना होता है? 7। वाटर का पीएच ना, अभी मतलब इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे भी हम लोग, वाटर का पीएच कितना होता है? 7। मतलब वाटर का पीएच लोगे 7 होता है। pH 7 मतलब H प्लस कितना होता है? 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। 1 लीटर पानी में H प्लस कितना होता है? 10⁻⁻7। इतना छोटा सा, मतलब इतना छोटा पार्स पोर्शन आयनाइज होता है ना भाई। 1 लीटर पानी ले रहे हो, उसमें से कितना सर 10⁻⁻7 H प्लस होता है और 10⁻⁻7 OH माइनस होता है। तो मतलब वाटर बहुत कम आयनाइज होता है भाई, बहुत कम आयनाइज होता है। तो पानी का ना एक बोल देते कि यार पानी बहुत अच्छा, पानी का देखो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। पानी के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ानी है, सॉल्ट डाल दो, देखो धमाकेदार काम करेगा। पानी के अंदर सॉल्ट डाल दो, धमाकेदार काम करना शुरू करेगा। पानी उतना मतलब ऐसे पानी नॉर्मल प्योर वाटर है ना, प्योर, अरे एक बोल रहा सर पानी में झटका ज्यादा लगता है। अबे पानी जो नॉर्मल पानी होता है ना वो प्योर थोड़ी ना होता है भाई, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल H2O। हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट करता है भाई। प्योर H2O, प्योर वाटर, ठीक है। हाँ प्योर वाटर। NaCl डाल दोगे, आयंस डाल दोगे तो ऑब्वियस जो हमारे पास, हम जो पानी सुनते हैं कि बिजली मतलब गिर जाए या वो जैसे ही मतलब आंधी पानी आता है हम लोग लाइट कट जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है गलती से भी एक वायर चला गया पानी के अंदर तो ऑब्वियस है कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन याद रखना भाई, पानी नॉर्मल पानी की बात करें तो नॉर्मल पानी प्योर वाटर की बात करोगे तो सर इसमें किसका कंट्रीब्यूशन होगा? H प्लस का, और इसमें किसका कंट्रीब्यूशन होगा? OH माइनस का। देख लो, अब कोई बोल दे तो अब यार ये सब चीजें अब ऐसे लिखा हुआ है तो सर देख लो कितना डिफिकल्ट लॉ बता दिया तुमने। मैंने कितना डिफिकल्ट लॉ बता दिया तुम्हें, ये देख लो।
अब इतना डिफिकल्ट लॉ को ही हम लोग क्या बोलेंगे सर, कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कि सर हर एक बंदे का इंडिपेंडेंटली, मतलब इसमें इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है कि हर एक बंदा, जैसे 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन अलग जाएगा, 1 क्लोरीन अलग जाएगा, उन दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर देना और इसी से क्या निकाल देना, इसी से क्या निकाल देना, लोगों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देना, लोगों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देना। इतना डिफिकल्ट लॉ, समझ में आया क्या? अब सोच लो सर ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, इसकी वैल्यूज आपको एग्जाम हॉल में दी होंगी, जैसे एनसीईआरटी में इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये डब्बा आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका दिख रहा है, हाईएस्ट देख लो, सबसे हाईएस्ट किसका है, H+ का। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, OH- का। सबसे हाईएस्ट H+, फिर कौन आ रहा है, OH-। बेटा मैं तुम्हें लिख के देता हूं, बहुत सारे लोग ये डब्बा देखते हैं, लेकिन इसमें एक काम की चीज पता है क्या, तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक ऑब्जर्व कराना चाहता हूं। तुम्हें लगता होगा ना एनसीईआरटी क्यों खतरनाक बुक होती है, उसका रीजन बताऊंगा तुम्हें आज। ये देखना क्या होने वाला है। सर H+ और OH- सब लोग पढ़ा देते हैं, सब लोग बताते हैं, लेकिन एक चीज दिखाता हूं एनसीईआरटी में, एक डेटा दिखाता हूं, इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, इन दोनों को कंपेयर करके देख लो। एनसीईआरटी ना इनडायरेक्ट वे में कुछ बताना चाहता है। मैं एक लाइन लिखता हूं, मुझे बताओगे कि सर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बताओगे? मोलर कंडक्टिविटी, अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये लाइन अगर आ गई, ये देखो डब्बा सब देखते हैं यार, डब्बा तो सब देखते हैं, और डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ये पूछ रहा हूं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो उस केस में क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर आपने ना लाइफ में ये डब्बा बहुत बार देखा होगा या पढ़ा भी होगा, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। अब यही जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाएगा तब बोलोगे अरे यार अच्छा ऐसे भी सोचना था। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, इसी के लिए ये चीज बताने के लिए, ये ऐसे बढ़ क्यों गया उसका रीजन आपको पता चल रहा होगा। सर देख लीजिए, आयनिक मोबिलिटी किसकी, सर डाउन द ग्रुप जाएंगे सबसे फास्ट कौन भागेगा, ये भागेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा, मोबिलिटी किसकी ज्यादा, पोटेशियम की। तो ऐसे जैसे जैसे जाएंगे आई सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखिएगा, आपसे मैं बस अब इनडायरेक्ट वे में लिख देता हूं, सर लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम प्लस इज सोडियम प्लस इज लेस देन लैम्डा नॉट ऑफ पोटेशियम प्लस। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन डाल देता हूं, Cl- और लैम्डा नॉट ऑफ Br-, लैम्डा नॉट ऑफ Br-, वो थोड़ा बढ़े चाहे ज्यादा बढ़े वो उससे मुझे मतलब नहीं। कोई बोले कि अरे सर मैग्नीशियम +2 लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम +2, सर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये देख ले भाई। अब तुझे ये चीजें जैसे भी लगता हो कि भाई अरे सर एक नाम ले रहा है कि सर ये मैकेनिज्म, अरे भाई मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं ना, आप सीधा सीधा याद रखो सर जैसे साइज बढ़ता है नीचे जाते हैं पानी में उल्टा हो जाता है, जो सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा हो जाता है। पानी में जाएंगे सोडियम प्लस का साइज बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस उसकी मूवमेंट में दिक्कत हो जाएगी, पोटेशियम जल्दी मूव करेगा। तो ये चीजें कर लो, तो डिफरेंस देख लो अपने पास। बाकी ये वैल्यूज याद नहीं करनी भाई, ये वैल्यूज याद नहीं करनी बैठ के, इसको याद नहीं करना है बैठ के आपको कि हाँ सर ये याद करने पे लगे, ये वैल्यूज याद नहीं करनी। वैल्यूज दी हुई है निकाल लेना, जैसे तुमसे कोई पूछ दे चलो इसकी वैल्यू बताना, चलो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सारी चीजें दी हुई हैं, इसको किसके इसको लिखोगे CH3 CO- और ये क्या लिखोगे लैम्डा नॉट H+ लिखोगे, यही लिखोगे, यही लिखोगे ना, निकालो कितना आएगा। इतना डिफिकल्ट लॉ बता रहा हूं भाई, इतना डिफिकल्ट लॉ बता रहा हूं, अभी भी बोल रहे हो कि सर याद नहीं करना है, बस ये देख लो वैल्यूज पुट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी है 40.9 और लैम्डा नॉट H+ कितना है 349.6। ये भैया देख ले 15 हो गया, ये कितना हो गया 9, 5 हो गया 8 और ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। इतना डिफिकल्ट लॉ बताया गया आपको। कोहलार्स लॉ देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लॉ है, इतना डिफिकल्ट लॉ, इसकी कैलकुलेशंस ऑब्वियस वैल्यूज आपको दी जाएंगी, आप टेंशन मत लो। इसमें एक चीज खतरनाक, इसका सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल आता है, पता इतना इतना खतरनाक न्यूमेरिकल आएगा, इतना खतरनाक न्यूमेरिकल आ जाएगा कि भाई तुम सोच भी नहीं सकते।
और देखना थोड़ा ध्यान से क्या करेगा, ये देख लो अपने पास, ये देखना क्या दे दिया जाएगा। इसका सबसे खतरनाक चीज क्या आएगी, लेमडा नॉट ऑफ ए बी दे दिया जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू एक्स दी है, लेमडा नॉट ऑफ ए बी दे दिया गया, इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई, एक्स। लेमडा नॉट ऑफ ए सी दे दिया गया, बोला गया इसकी वैल्यू वाई। कैलकुलेट मतलब हाँ ए सी दे, कैलकुलेट। अब इसमें दे दिया जाए ए सी कर रहा हूं ना, हाँ ठीक है यार, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 लेके आता हूं, ठीक है। कैलकुलेट ए सी दिया हुआ है, इसको हटा, मुझे नहीं पता कौन कटा है कौन है, तो ये देख, लेमडा नेट ऑफ बीसी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कैलकुलेट करके देना है, ये कैलकुलेट करके देना है, ये कैलकुलेट करके देना। ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक मिनट रुक जाओ। लेमडा एम नॉट ऑफ आपको क्या करना है, एडी का भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जेड दी हुई है। कैलकुलेट लेमडा एम नॉट ऑफ आपको ये दे दिया जाएगा। चलो अब बनाओ ये क्वेश्चन, अब बना, चलो अब बताओ। ये सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल होगा तो ये हो जाएगा, सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल होगा तो ये हो जाएगा। भाई देख लेना क्या करोगे। अरे ठीक है भाई, उसमें एक बन नहीं रहा था ना, अपने सही से क्वेश्चन बन नहीं रहा था उसमें। लेमडा नॉट ऑफ बीसी निकालना है, लेमडा एम नॉट ऑफ बीसी निकालना है। कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे सर, सॉल्यूशन देखोगे क्या, सॉल्यूशन देखना कैसे आएगा, ये देखना कैसे करेंगे सर। आप इसके साथ क्या करने वाले हो ये देख लो। एक बार बताओ ये किसके इक्वल होगा, लेमडा नॉट ऑफ ए प्लस और लेमडा नॉट ऑफ ए प्लस, इतना क्यों लिखने जाऊं, लेमडा नॉट ऑफ ए, अब प्लस है माइनस है छोड़ो उसको, ये देखो अब मुझे नहीं पता ए पे क्या होगा बी पे क्या होगा, लेकिन ये पता है कि सर ए का कंट्रीब्यूशन यहां पे लेमडा नॉट ऑफ सी प्लस लेमडा नॉट ऑफ डी लिखूंगा, यहां पे ये किसका कंट्रीब्यूशन है, लेमडा नॉट ऑफ ए प्लस लेमडा नॉट ऑफ डी हो जाएगा। यही होगा ना कंट्रीब्यूशन, यही तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा, यही तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। एक्स वाई जेड ये लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड ये लिखा हुआ है, तो भाई ये देख ले एक्स वाई और जेड, लेमडा नॉट ऑफ बीसी निकालना है, लेमडा एम नॉट ऑफ बीसी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, व्हाट इज द लेमडा एम नॉट ऑफ बीसी, सर ये बीसी निकालना है तो क्या होगा सर, बी का कंट्रीब्यूशन और सी का कंट्रीब्यूशन ये निकल जाए, इसकी वैल्यू निकल जाए, यही तो होगा ना सर, इसकी वैल्यू निकल जाए यही होगा। सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल तो ये आएगा भैया, कुछ नहीं करना, देख लो अपने पास, लेमडा बीसी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, बी कहां है इसमें, सी कहां है इसमें, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, देखना कैसे ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, सी प्लस लेमडा नॉट ऑफ डी, इन दोनों को ऐड किया सर, बी और सी तो मिल गए लेकिन ए और डी फालतू के आ गए, तो एक काम करते हैं माइनस क्या कर दें, माइनस क्या कर दें, ये वाली वैल्यू कर दें क्या, माइनस माइनस क्या कर दें, ये वाली वैल्यू कर दे, हो गया। देखो अब सॉल्व करके देखो तो प्लस लेमडा नॉट ए माइनस लेमडा नॉट ए प्लस लेमडा नॉट डी माइनस लेमडा नॉट डी कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है वाई, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है जेड। सर व्हाट इज द लेमडा एम नॉट ऑफ बीसी, लेमडा एम नॉट ऑफ बीसी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में इसका सबसे खतरनाक न्यूमेरिकल होगा तो ऐसे मजाक वाला न्यूमेरिकल होगा। बाकी न्यूमेरिकल्स के नाम पे यही है, कोहलार्स लॉ देख ही रहे हो, क्या ही डिफिकल्ट पढ़ाया गया है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहा है, जिंदगी देख रहे हो, देख रहे हो भाई, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कराया जा रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कराया जा रहा है। अब चलो जो लोग फ्लो में आ चुके हैं, जो लोग फ्लो में आ चुके हैं भैया ये देख लीजिए, एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, मैं इस क्लास से विदा लेने की कोशिश करूंगा। इतना खतरनाक सा क्वेश्चन, इतना खतरनाक सा क्वेश्चन शायद ही आप लोग कर पाए, उम्मीद करता हूं। बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, कैसे निकालोगे, क्या होगा, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सोच रहे हो,
कितना डिफिकल्ट है भाई, निकालो। इतना डिफिकल्ट कैसे चलेगा सर? इसका लेमडा एम नॉट निकालना है, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना है। अबे तो कुछ नहीं करना, लेमडा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, ये 2 टाइम्स, और 3 टाइम्स लेमडा नॉट ऑफ सल्फेट माइनस 2। ये क्या होगा सर? एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है? 2 टाइम्स 189 प्लस 3 टाइम्स 160, ये कितना हो जाएगा सर? 18, ये कितना हो गया? 36, 37, और ये 480, कितना? 8, 8 7 15 और 4 3 8 5 8। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आंसर आ जाएगा? 858, 858। क्या आंसर आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहा है कितना डिफिकल्ट है? देख रहा है भाई कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है? देख लो 70% जनता करके बैठ गई, बाकी 10% तो छुट्टी मांग रही है। एक ने तो बड़ा सुंदर सा प्यारा सा मैसेज लिखा था अभी इसमें कि सर वी लव यू सर, प्लीज जल्दी छुट्टी दे दो। इमोशनल हो गया था मैं। ठीक है, बाकी आज का डीपीपी जाके अटेम्प्ट करना है, डीपीपी जाके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डीपीपी जाके अटेम्प्ट करना है। चैप्टर मंडे को ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, चैप्टर मंडे को ऑलमोस्ट उसके सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का पोर्शन फिनिश, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब फिनिश होने का मतलब कि सर चैप्टर मंडे को फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर मंडे को फिनिश हो जाएगा। ट्यूसडे को उसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है, बैटरीज और ये सब चीजें होंगी, ट्यूसडे को आ जाएंगी, वो थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेंगे और ट्यूसडे तक हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कल हमारे पास, कल का टाइम आपको मिल जाएगा, कल का टाइम हमें मिल जाएगा। कल के टाइम पे बस एक काम करना है, याद रखिएगा 50 क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं और कल का जो सेशन है वो उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कल एक्स्ट्रा पेन हम लोग भी ले रहे हैं, रीजन कि भैया हमें आपको चेक करना है कितनी पढ़ाई चल रही है, कैसी चल रही है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ अपने आप के अंदर होता है ना कि क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि हाँ आप कैसा पढ़ रहे हो, कैसा नहीं पढ़ रहे। तो कल ट्राई करना भाई, कल मिलेंगे और कल के सेशन को एंजॉय करना है। 50 क्वेश्चंस विद इन टाइम करने की कोशिश करेंगे। सैटरडे अपनी शानदार बनाएंगे, सैटरडे अपनी शानदार बनाएंगे तो एक दिन ऐसा संडे आएगा जो सबसे शानदार होगा, हमारी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट लेके आएगा। ठीक है ना? तो सब लोग बैकलॉग वाले भी देख सकते हो, लेकिन यार थोड़ा सा दिक्कत होती है बैकलॉग वाले के साथ। क्या होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, तो अगर आप हिम्मत कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें हो सकता है निगेटिविटी आए कि अरे सर मुझे तो ये क्वेश्चन भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, तो इसलिए बोल रहा हूं। ओके, तो भैया मंडे को मिलेंगे इस चैप्टर में, लेकिन सैटरडे कल अपने को एक्स्ट्रा महा केवीडी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हम लोग मिलेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का, होता ना कि आधा सिलेबस खत्म करने की खुशी में, और खुशी में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके चलो भाई, ओके भाई, बाय बाय, सब लोग पढ़ाई करो, कल मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। ओके।